while working on an artificial neural network, you need to, you can say that आपको system requirements की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी ट्रेन। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेटा ज्यादा है तो उसके ऊपर आपको टाइम भी इंक्रीज होता है, और एट दैट टाइम यू नीड अ मेमोरी प्लस प्रोसेसर। अब प्रोसेसर में क्या हम सीपीयू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं? यू कैन परफॉर्म सम टास्क ऑन सीपीयू आल्सो, बट आई विल रिकमेंड टू गो फॉर द जीपीयूज। ठीक है, अब द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास जीपीयू सपोर्ट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहोगे कि सर हमारे पास सिस्टम्स के अंदर जीपीयूज अवेलेबल नहीं है, तो हम किस तरीके से जीपीयू सपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं? आई हैव बाइड, और यू कैन से मेरे पास यहाँ पर अभी कोलैब प्रो मैंने बाय किया था फॉर सम पर्पस, जिसके अंदर हम जीपीयूज यूज कर सकते हैं। अगर आप कोलैब प्रो बाय नहीं भी करते तो कोलैब, जो आप सिंपल कोलैब यूज करते हो, वो भी आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जीपीयू प्रोवाइड करता है, तो आप कोलैब की तरफ शिफ्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका सिस्टम उसको ज़्यादा टाइम लेगा टू बी ट्रेन, जिसमें हमारे पास टेस्ला 4 का जीपीयू भी अवेलेबल होता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट पर्पस। बट अभी तक जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होगा, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क होगा, फॉर द प्रैक्टिस पर्पस आप अपने सिस्टम पे भी कर सकते हो विदाउट जीपीयू, वो सीपीयू पे भी चलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जैसे आपके ट्रांसफॉर्मर्स आएंगे, एनएलपी के टास्क आएंगे, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क आएंगे, आपको फिर जीपी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मर्स पर आओगे तो फिर आपको लाजमी जीपीयू चाहिए होगा, क्योंकि कुछ कुछ हमारे पास ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जैसे कि आपका जीपीटी 3.0, जीपीटी 4.0, लामा 3, 8 बिलियन इंस्ट्रक्शंस के साथ यू हैव डिफरेंट मॉडल्स। ये सारे मॉडल्स आपको जीपीयू सपोर्ट रिक्वायर करते हैं, और एट दैट टाइम यू नीड अ जीपीयू, और उसी जीपीयू के ऊपर आप बेसिकली परफॉर्म कर रहे होगे अपना काम। तो उस वक्त आप लोगों को कोलैब पे काम करना पड़ेगा, या तो फिर आप कोलैब प्रो बाय कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आज हम वापस शिफ्ट होते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें आपके पास हाउ योर फॉरवर्ड प्रोपगेशन वर्क्स, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया था विद सम एग्जांपल्स, जिसमें हमने बेसिकली डिफरेंट वेट्स के साथ इसको यूटिलाइज भी किया था। दिस वाज द मैथमेटिकल इंस्टीट्यूशन। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड प्रोपगेशन किसको कहते हैं और कैसे हो रही है, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कैसे होता है। बिकॉज इन दिस वी हैव सम पैरामीटर्स जिसको हम कहते हैं वेट्स एंड बायस। ये दो हाइपर पैरामीटर्स है जो हमने यूज करने होते हैं। ये पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉस, जिसको हम बैक प्रोपगेशन के अंदर अपडेट करते हैं। वी हैव द अपडेटेड फार्मूला टू अपडेट द वेट पैरामीटर्स, और वो फार्मूला बहुत सिंपल है। हमने अभी देखना है इन द फॉर्म ऑफ बैक प्रोपगेशन के कैसे काम करता है, और फिर हम साथ में देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है और वो कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कल हम इंशाल्लाह आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को फिजिकल यानी आपके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और उसको इवेल्युएट करने की भी कोशिश करेंगे, एंड वी विल कंपेयर सम डिफरेंट मॉडल्स, यानी मशीन लर्निंग मॉडल्स और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के मॉडल्स को आपस में कंपेयर करके देखेंगे हमारे पास बेटर रिजल्ट्स किसमें से आते हैं। एंड आई कैन गारंटी आपके पास बेटर रिजल्ट्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में से आएंगे। एज वी ऑलरेडी नो दैट कि मशीन लर्निंग बेसिकली आपके पास एक सिंपल फार्मूला के ऊपर बेस्ड रिसर्च देता है। जब आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हो तो यहाँ पर बात आती है न्यूरॉन्स की, यानी न्यूरल नेटवर्क की बात आती है। हाउ अ ह्यूमन ब्रेन या हाउ अ ह्यूमन न्यूरल सिस्टम वर्क्स, एंड ऑन दैट कॉन्सेप्ट वी हैव क्रिएटेड द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आई होप इसमें कोई सवाल हो तो आप मुझसे भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे बैकवर्ड प्रोपगेशन के अंदर के हाउ बैकवर्ड प्रोपगेशन वर्क्स, और किस तरीके से बैकवर्ड प्रोपगेशन काम करती है इनटू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बहुत सिंपल है। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास इस तरीके से एक कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क तैयार होता है, जिसमें आपके पास डिफरेंट इनपुट लेयर्स होती हैं, हिडन लेयर्स होती हैं, और आई होप आप लोगों को इनपुट लेयर और हिडन लेयर रिमेंबर होगी कि क्या होता है। ठीक है, इनपुट लेयर इज अ लेयर फ्रॉम वेयर वी गेट इनपुट्स, hidden layer is a layer on which we are going to create some neurons जो बेसिकली ट्रेन होते हैं। ठीक है,
मैंने वीडियो लास्ट टाइम अपलोड नहीं की थी, उसकी वजह ये थी कि मुझे फॉरवर्ड प्रोपगेशन और बैकवर्ड प्रोपगेशन एक साथ डालना था ताकि आप लोग इजीली उसको मेमोराइज कर पाओ और समझ पाओ। अगर मैं अलग अलग डाल दूंगा तो उससे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ काम करती हैं। नहीं, मैं तो आकर तो आप जैसे आज अगर इसकी वीडियो तैयार हो जाएगी तो मैं ये दोनों एक साथ आज ही अपलोड करूँगा। नहीं, एज अ वन वीडियो नहीं, अलग अलग से करूँगा कि भाई ये फॉरवर्ड प्रोपगेशन, ये बैकवर्ड प्रोपगेशन विथ एक्टिवेशन फंक्शन, इस तरीके से अपलोड करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से काम करती है। मैं फिर भी यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा होता है फॉरवर्ड प्रोपगेशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको परफॉर्म कर लिया था। मैं ज़रा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ सामने। You can say neural network. As you can see this, we have some input layers as we have different inputs. For example, we have three inputs here. और फर्स्ट इनपुट आपका कहलाएगा, जैसे कि हम इसको कहेंगे भाई ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका x3। ठीक है, वी हैव दिस इज नॉन एज बेसिकली इनपुट लेयर। ठीक है, नाउ वी हैव वन हिडन लेयर। आप यहाँ पर मल्टीपल हिडन लेयर्स भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए एक हिडन लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, which contains almost two neurons. Every single input will be provided to this. For example, जैसे कि ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ये इसको मिल गया, ये इसको भी मिल गया। For example, we have got this, we have got this. The inputs are been provided to the neurons, and you already know that every single neuron has two steps. The first step is basically for, or this is called as hidden layer। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। This is in first step you already know हम लोग क्या करते हैं, वेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और बायस वैल्यू को ऐड करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला था। तो मैं यहाँ पे जरा वेट्स भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। जैसे कि ये हो गया आपका W1, इसका हो गया W2, इसका हो गया आपके पास W3, ये हो गया आपके पास W4, और फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर एग्जांपल योर W5 एंड दिस इज योर W6। ठीक है, और क्योंकि एक हिडन लेयर है तो हम इसके साथ एक बायस यानी फर्स्ट P1 वैल्यू डाल देते हैं। एक और लेयर बनाते हैं जिसको हम बेसिकली कहेंगे अब हम आउटपुट लेयर। ठीक है, आउटपुट लेयर में फॉर एग्जांपल हमने अब चूंकि आउटपुट लेयर में आपके पास क्या जाएगा, यहाँ से एक इनपुट या जो आउटपुट आया और जो आउटपुट यहाँ से प्रोवाइड हुआ वो इन जगहों पे ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नाउ इन दिस यू हैव फॉर एग्जांपल, इसको भी हम कोई ना कोई वेट दे देते हैं। दिस इज W7, दिस इज W8 here, and in the end you will get the output which is basically y hat. This is how a neural network works. बहुत सिंपल सी कहानी। हमने यहाँ पर सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क बनाया है विथ मल्टीपल न्यूरॉन्स हियर। दिस इज अ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क। अब सिंगल लेयर पे क्यों, तो ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। आप चाहो उसमें मल्टी लेयर भी अप्लाई कर सकते हो। मल्टी लेयर के अंदर फिर आपके पास मल्टीपल हिडन लेयर्स होंगी और आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे होगे, क्योंकि फार्मूला तकरीबन सेम ही होता है। ये इनपुट्स है, यानी आपके इनपुट फीचर्स यानी आपके एक्स फीचर्स जो होते हैं। नहीं देखो, ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेटा सेट है। दिस इज योर डेटा सेट हियर, हियर यू कैन सी दैट। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आपके पास ये डेटा सेट है। इसके अंदर आपके पास एक्स की वैल्यूज क्या, IQ एक्स में आ जाता है, स्टडी आपके पास एक्स में आ जाएगा, प्ले आपके पास एक्स में आ जाएगा। लेकिन ये जो आपके पास पास और फेल है ये आपके वाई की वैल्यू है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास 3 एक्स की वैल्यूज है ना, तो ये तीनों एक्स की वैल्यूज एक साथ दोगे ना उसको, उसी के ऊपर ट्रेन होगा वो। तो इसलिए वो x1 x2 x3 इस तरीके से। एग्जैक्टली। नाउ इन द एंड रिमेंबर वन थिंग, जब आप अपडेट कर रहे होते हो अपने वेट पैरामीटर्स को या बायस पैरामीटर को अपडेट करने के लिए आपको निकालना पड़ता है लॉस। लॉस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, इस लॉस यानी आपके इस एरर को आपने रिड्यूस करना होता है, क्योंकि ये क्या है आपका एरर है।
इस एरर को आपने रिड्यूस करना होता है, और रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने वेट्स एंड बायस वैल्यू को बेसिकली अपडेट कर रहे हो। सिंपल सी बात। अब इसको अपडेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर अच्छा एक और चीज होती है, लॉस फंक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लॉस कैसा कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आप चाहो फॉर दी यू कैन से दैट रिग्रेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट लॉस फंक्शन होते हैं, यानी आपका फॉर एग्जांपल वन हो गया आपका MSE हो गया, ठीक है, यू हैव मीन स्क्वायर एरर, नंबर 2 यू हैव मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमारे पास डिफरेंट एरर रेट्स हैं जो आप फाइंड आउट कर सकते हो फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम। अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की बात करते हो तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, यानी आपका लॉस फंक्शन है, ठीक है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, और यू हैव कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, या फिर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, MSE और MSE यानी मीन स्क्वायर्ड एरर या फिर मीन एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली यूज्ड फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में हमारे पास दो हैं, जिसमें से हम कहते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एंड कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी तब यूज की जाती है व्हेन यू हैव ओनली टू कैटेगरीज, बाइनरी कैटेगरीज, तो वहां पर आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू हैव मल्टीपल कैटेगरीज तो वहां पर फिर आपको लॉस फंक्शन यूज करना पड़ता है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, जो ये देखता है कि मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर हमारे पास एरर रेट क्या बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई सवाल तो नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी। अब आते हैं हमारे पास वेट अपडेट फॉर्मूला। हाउ डज दीज वेट्स आर बेसिकली अपडेटेड हियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेट अपडेट फॉर्मूला में जरा कलर यहाँ पे इसका चेंज कर देता हूँ ताकि इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएगा। For example, you need to decide a new weight, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया W न्यू। मुझे एक नया वेट डिसाइड करना है, क्योंकि अपडेट का मतलब क्या है, पुराने वेट को आपने अपडेट करना है ऑन योर न्यू वेट, ठीक है। तो अब मुझे न्यू वेट यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ। दिस फॉर्मूला बेसिकली कंटेन्स W old minus with some learning rate derivative of loss divided by derivative of W old. This is a simple formula. In this portion, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो portion आपको नजर आ रहा है, this is basically the slope that you are going to find out. Simple. अब लेट्स कंसिडर कि हम लोग ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि ऑप्टिमाइजर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजर इज बेसिकली यूज्ड टू डिक्रीज और इंक्रीज, और यू कैन से दैट टू अपडेट दी पैरामीटर्स। आपके वेट्स पैरामीटर को अपडेट वही करता है, कब तक अपडेट करना है वो बेसिकली आपके ऑप्टिमाइजर के ऊपर बेस करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑप्टिमाइजर है जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, जिसको आप कह रहे हो फॉर एग्जांपल। अब ग्रेडियंट डिसेंट का हमारे पास जो फॉर्म यानी जो आपके पास सिंबल या फिर आप कह सकते हो कि ग्राफ बनता है, वो तकरीबन कोई इस तरीके का ग्राफ आपके पास, ये ग्राफ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। इस तरीके का आपके पास एक यू शेप के अंदर ग्राफ बनता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लॉस यानी आपके पास इधर लॉस आता है, इस लॉस को आपने रिड्यूस करना, तो आप क्या करते हो, बेसिकली इसका स्लोप निकालते हो, इन दोनों के दरमियान का स्लोप निकालते हो, और फिर आप उसको चेंज करते हो। अब अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास आगे जाएगा वेट, यानी वेट इंक्रीज होगा, क्योंकि सॉरी पॉजिटिव होगा तो वेट डिक्रीज होगा, अगर नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली वेट इंक्रीज होगा। ये वही आपका फॉर्मूला है जो हम नॉर्मली यूज कर रहे थे एट द टाइम ऑफ लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के टाइम पे, ग्रेडियंट डिसेंट अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिमाइजर डिपेंड करता है, आप ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करते हो। फॉर एग्जांपल हियर यू हैव द ऑप्टिमाइजर हियर,
तो रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपके पास इफ W न्यू इक्वल्स टू, अगर आपके पास आ रहा है W ओल्ड माइनस सम लर्निंग रेट और स्लोप आपके पास आ रहा है पॉजिटिव, तो आपके पास हमेशा जो न्यू होगा वो, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो W न्यू हमेशा आपके पास लेस देन होगा W ओल्ड के, क्योंकि रिड्यूस होता जाएगा। अगर आपके पास नेगेटिव आएगा तो इफ इट इज नेगेटिव तो आपके पास क्या होगा, W न्यू इज हमेशा ग्रेटर देन होगा W ओल्ड से, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट्स या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज होंगे जब तक हम लोग ग्लोबल मिनिमा के ऊपर नहीं पहुंचते। ठीक है, दिस इज हाउ ऑप्टिमाइजर वर्क्स। और इस फॉर्मूला को अगर आप कहोगे तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँ तो मैं आपको एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ फॉर्मूला है, और फॉर्मूला में जरा दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, एक और चीज है, वेट्स जब अपडेट होते हैं ना तो ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू अपडेट द वेट ऑफ W8, ठीक है, अब W8 इज बेसिकली, यानी आपके पास W8 वहां पे नजर आ रहा होगा, दिस इज W8। अगर आप इस W8 का वेट अपडेट करना चाहते हो तो दिस W8 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर लॉस। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चेंज करना है, W6 का चेंज करना है, तो W6 का जो आपके पास बेसिकली क्या होगा, वेट है, वो बिलोंग करते हैं आपके इस न्यूरॉन के ऊपर, फिर ये न्यूरॉन बिलोंग करता है आपके लॉस के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर फिर आ जाता है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, जो क्या करेगी, बेसिकली आपके पास यहां पर डिफरेंट, जो बेसिकली एक चेन प्रॉपर्टी तैयार होती है कि अगर आप वेट 6 को अपडेट करना चाहते हो तो वो डिपेंड होगा आपके आउटपुट कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका आउटपुट 1, ये हो गया आपका आउटपुट 2 और ये हो गया आपका आउटपुट 3। तो अगर आप वेट 6 को निकालना चाहते हो तो वेट 6 किसके ऊपर बेस कर रहा होगा, आउटपुट 2 के ऊपर, फिर आपके पास आउटपुट 2 किसके ऊपर बेस कर रहा है, आपके लॉस के ऊपर। बाय दिस अ चेन प्रॉपर्टी हैज बीन क्रिएटेड। अब चेन प्रॉपर्टी किस तरीके से क्रिएट की जाती है, आई विल शो यू हियर। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स अपडेट करना है, तो मैं जरा यहाँ पे साथ साथ करता रहता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है, क्योंकि इसके लिए एक और चीज है, अगर आप देखो यहाँ पर मेन चीज हमें क्या, ये तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि वेट ओल्ड क्या है हमारे पास, लर्निंग रेट भी हमने कोई ना कोई डिसाइड किया हुआ है कि भाई 0.0001, जो कितनी भी आपने यहाँ पे लर्निंग रेट रखना है आपको डिसाइडेड है, आपको ऑलरेडी पता है। व्हाट वी डज नॉट नो इज बेसिकली द स्लोप है। ये हमें नहीं पता होता। इफ यू वांट टू गेट दिस फ्रॉम योर डेटा, यानी आपके नेटवर्क में से अगर आपको ये निकालना है तो इसका सिंपली सी एक चेन प्रॉपर्टी बनती है। फॉर एग्जांपल फॉर दैट डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W old, which is again equals to आपके पास एक कंप्लीट, यू कैन से एक चेन प्रॉपर्टी बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे अपडेट करना है, जैसे कि मैं अपडेट करना चाहता हूँ, कहाँ गया, W8 अपडेट करना है। ठीक है, W8 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके O2 के ऊपर, यानी लॉस के ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, और 3 यानी आपके लॉस के ऊपर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। तो आप डायरेक्टली लिख दोगे इसके अंदर कि भाई W2 जो है वो आपके पास किस तरीके से आ रहा है, जो सिंपली आप यहाँ पे यही तरीका इस्तेमाल करते हो, भाई आपका डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W, कौन सा है, W8 है ना, तो ये W8। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि भाई नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, कि भाई यहाँ पर मुझे निकालना है W6 के बारे में। तो अब W6 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, O2 के ऊपर, फिर O2 किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके O3 के ऊपर। ऐसा ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली, फॉर एग्जाम्पल दिस इज W8 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ O। इसी तरीके से आपके पास चेन प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी।
जितनी भी आपके पास डिफरेंट लेयर्स होंगी, फिर वो जो वेट जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, वहां पे आपके पास एक चेन प्रॉपर्टी क्रिएट होती जाएगी और उसके ऊपर आपके पास एक चेन क्रिएट होती जाएगी जिसमें हम इसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ अ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस। आप इसको यू कैन से इमेज क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, आप इसको टेक्स्ट डेटा के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगेन टेक्स्ट डेटा को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू न्यूमेरिक्स और उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा आपके LSTMs की तरफ, यानी आपके RNN की तरफ। और RNN क्या है वो फिर हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, वन बाय वन। अभी हम ANN की बात कर रहे हैं, फिर हमने कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क यानी CNN के ऊपर काम करना है, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे हमारे RNN के ऊपर यानी आपके रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, तो उसके ऊपर भी काम करेंगे। आज हमने ये देखना है कि भाई हमारे पास डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस कौन-कौन से हैं, तो मैं एक दफा उसको ओपन कर लूँ। Now, as we have already known about activation function, that these activation functions are basically used to activate the neuron to get some response from the neuron। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन है जो हम डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर इसको यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू यूज इफ यू आर क्रिएटिंग सम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फॉर द रिग्रेशन मॉडल, तो आप लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो जो लीनियरली जवाब देता है आपको, जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपका लीनियर रिग्रेशन में अप्लाई किया जाता है तरीका, उसी तरीके से आपके पास वो रिस्पॉन्स दे रहा होता है। और वो बहुत सिंपल सा तरीका है, उसको आप डायरेक्टली यूटिलाइज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर, तो वो ऑटोमेटिकली लीनियर उठाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। हियर सिग्मॉइड फंक्शंस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मशीन लर्निंग, specifically in the testing of artificial neural network as a way of understanding the output of a node or neuron. A sigmoid function is a type of activation function and more specifically defined as a squishing function. A squishing function limit the output to the range of 0 to 1, as we already know sigmoid में आपके पास आंसर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। If the answer is above 0.5, that will be considered as the 1. If it is below 0.5, that means it will be considered as the 0. Simple. यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोज एंड कॉन्स आ जाते हैं सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर। द परफॉर्मेंस ऑफ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन इज वेरी वेल एज कंपेयर टू अदर एक्टिवेशन फंक्शंस। क्लियर प्रेडिक्शंस, वेरी क्लोज टू 1 और 0। यहाँ पर हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द कैलकुलेशन इन सिग्मॉइड फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स, नंबर वन थिंग। इट इज नॉट यूजफुल इन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक दो क्लासेस नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था सिग्मॉइड फंक्शन कब यूज किया जाता है, जब आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन हो, मतलब ओनली टू क्लासिफिकेशंस आर देयर, यानी टू कैटेगरीज आपके पास अवेलेबल है। अगर मल्टीपल क्लासेस है तो एट दैट टाइम सिग्मॉइड विल नेवर वर्क एज अ वे जो आप उसको यूज कर पाओ। ठीक है, ओनली फॉर येस और नो, यानी दो कैटेगरीज हो। अब येस और नो की में ले जाओ या फिर उसको आप कोई दो डिफरेंट नेम दे दो, इट्स अप टू यू। Then for negative values of x axis gives 1, it becomes constant and gives 1 for any positive high positive value. Function's output is not zero centered. Number one thing, what is the problem here कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू आती है ऑफ x, यानी देखो y की बात नहीं कर रहा हूं, आउटपुट तो y है ना आपका, लेकिन अगर आपके पास x की वैल्यू नेगेटिव है तो तब भी ये उसको जीरो कंसीडर कर देगा, वो उसको नेगेटिव में लेकर ही नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप इसका, मैंने यहाँ पर डिजाइन बनाया था, ये यहाँ पे देखो, ये क्या कह रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू पीछे जाती है ना तो ये उसको एज अ जीरो ही कंसीडर करेगा, इसको पॉजिटिव में लेकर ही नहीं जाएगा, भले पर वो आपका x फंक्शन इधर ही क्यों ना हो, ये उसको जीरो ही कंसीडर कर रहा होगा। ठीक है, देखो ये तो y की वैल्यू आपके पास जीरो आ रही है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं आपकी बात कर रहा हूं x की वैल्यू का जीरो इस जगह पर है, यही है ना, जीरो तो ये है ना, भले यहां पे ले जाओ, इधर ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, दिस इज जीरो। ठीक है, अब इस जीरो से पीछे जा रहे हैं हम x की वैल्यू, इफ देयर इज एनी वैल्यू व्हिच इज कंसीडर्ड एज द नेगेटिव x, तो इसको वापस जीरो ले जाएगा। एग्जैक्टली, दैट इज वाई सिग्मॉइड में ये हमारे पास प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज क्या है, इट बिकम्स कांस्टेंट
and gives 1 for any high positive value। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास y की वैल्यू इंक्रीज होती है, कोई भी आपके पास वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 1 से ऊपर जा रही है, उसको 1 ही रहेगा, 1 पे ही कांस्टेंट रहता रहेगा। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एट दिस टाइम अगर ये 1 से ऊपर नहीं जा रहा है, ये 1 ही कंसीडर कर रहा है, इसका मतलब मल्टी क्लासेस यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि मल्टी क्लासेस में तो हमारे पास 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, जितनी भी क्लासेस आपके पास है वो सारी वैल्यूज है। अब 1 से ऊपर तो वो कंसीडर ही नहीं कर रहा, तो वो उसको 2 क्लासेस में ही लेकर आ रहा होगा, तो इसलिए सिग्मॉइड फंक्शन यहाँ पे काम नहीं कर पाता। फॉर दैट वी हैव वन मोर, यू कैन से एक्टिवेशन फंक्शन नेम्ड एज hypertangent activation function। This function is easily defined as the ratio between hyperbolic sine and the cosine function here। What are the pros and constants here? The pros are the gradient is stronger for tangent than sigmoid। सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर अगर आप ग्रेडियंट बनाते हो फॉर एग्जांपल फॉर डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो सिग्मॉइड के अंदर इतना प्रॉब्लम्स आती हैं कि कभी कभार ग्रेडियंट डिसेंट वैनिश हो जाता है। अब वैनिशिंग ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली आपके पास आउटपुट नहीं देता। उस चीज को खत्म करने के लिए आप चाहो तो एक्टिवेशन फंक्शन टेंजेंट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगेन एक चीज याद रखिएगा, इट ऑल्सो हैज द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें हमारे पास थोड़ा सा वैनिशिंग ग्रेडियंट कम हो जाता है। ग्रेडियंट वैनिशिंग ग्रेडियंट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जहां पर आपके पास ग्लोबल मिनिमा की जगह पर वो लोकल मिनिमा के ऊपर ही स्टक हो जाता है। ठीक है, तो जो वो नीचे ही नहीं जा पाता। ठीक है, तो फिर उस चीज को खत्म कैसे किया जाए, तो आप उसको आगे यूज कर सकते हो। Then we have the most popular and the most usable activation function named as ReLU। Okay, the ReLU function is actually a function that takes the maximum value। ठीक है, अब how does it works? The pros are when the input is positive, there is no gradient saturation problem here। यहाँ पर आपके पास gradient saturation problem नहीं आएगी। दूसरी चीज, the calculation speed is much faster than sigmoid and tangent। The ReLU function has only a linear relationship, whether it is a forward or backward, it is much faster than sigmoid and tangent। What are the cons here? When the input is negative, ReLU is completely inactive, which means that once a negative number is entered, ReLU will die। ठीक है, we find the output of the ReLU function is either 0 or a positive number। The problem is जो हमारे पास सिग्मॉइड में या फिर टेंजेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, अगर हमारे पास मल्टी क्लासेस होती यानी मल्टीपल क्लासिफिकेशन हम कर रहे होते, मल्टीपल कैटेगरीज थी, तो वो 0 भी होता, 1 भी होता, 2 भी होता, 3 भी होता, 4 भी होता, या जितनी भी आपके पास कैटेगरीज होती, ReLU will provide you the same thing। ReLU क्या करेगा, या तो 0 आएगा या तो जो भी आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है, अब वो 1 आ रहा है पॉजिटिव नंबर, यानी आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। ठीक है, या तो फिर आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, अब ये कहां तक जाएगा, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 4 आ रही है तो ये 4 तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 आ रही है, ये 5 तक जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 6 आ रही है, ये 6 तक जाएगा। ठीक है, this could be used for the multi-class classification model। Where there is one more you can say activation function which is basically related to the ReLU, which is known as leaky ReLU। अब ये leaky ReLU basically किस तरीके से काम करता है? It is an attempt to solve the dying ReLU problem। The leaky help to increase the range of ReLU function using the value of 0.01 or so। Now the problem is, जहां पर आपने देखा कि हमारे पास अगर कोई नेगेटिव वैल्यू इंटर कर रही थी, एक भी नेगेटिव वैल्यू इंटर कर रही थी, तो ReLU डाई हो रहा था। लीकी क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि here you can see that this is the ReLU ऑपरेशन। जो आपके पास या तो 0 आ रहा है, या तो फिर जो भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है, नो यहाँ पर स्टॉप कुछ भी नहीं है।
ठीक है, कोई भी स्टॉप नहीं है आपके पास। अगर आप सिग्माइड याद है तो सिग्माइड के अंदर हमारे पास यहाँ पे 1 पे स्टॉप था, यहाँ पर कोई भी स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है आपके पास, ये मैक्सिमम तक जाएगा जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही होगी। बट अगर कोई भी वैल्यू आपके पास यहाँ 0 x की वैल्यू आपके पास, सॉरी y की वैल्यू अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव आ रही है तो वहां पर रेलो डायल कर देता है। लीकी क्या करेगा, हमारे पास 0.01% ऑफ डेटा को अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा और उसको 0 के बराबर कर देगा। बट रिमेंबर वन थिंग, ऐसा होता कुछ भी नहीं है। नॉर्मली रेलू और लीकी रेलू इतना ज्यादा फर्क नहीं दिखा रहे होते, एंड देयर इज नो सच यू कैन से रिसर्च जो ये एक्सप्लेन करे कि लीकी रेलू जो है वो बेहतर काम कर रहा है एज कम्पेयर टू रेलू। तो हमारे पास ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, बट स्टिल वी हैव अ लीकी रेलू जो आपके पास नेगेटिव प्रॉब्लम यानी नेगेटिव वैल्यू पे जो आपका रेलू डाई हो रहा है उस प्रॉब्लम को ओवरराइड करने में काम आता है। सिंपल जी। बेहतर देखो दोनों हैं, दोनों सही परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपके पास अगर डेटा ऐसा है जिसमें y की वैल्यू नेगेटिव, पहली बात तो आती ही नहीं है। ठीक है, अगर आप कैटेगोरिकल की तरफ भी जाओगे तो पॉजिटिव में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसी तरीके से काम करता है। अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यू आती है तो उस वक्त लीक्यू काम कर लेगा, रेलू डायल कर देगा। बट इस तरह की वैल्यू बहुत कम देखने को मिलती है हमें, और अगर मिलती भी है तो या तो वो इतनी कम वैल्यूज होती हैं कि लीकी परफॉर्म करे तो तब फर्क पड़ता भी नहीं उससे। ठीक है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम विथ डाइड रेलू। तो रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर हमारे पास रेलू डाई का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आप लीकी रेलू यूज करते हो। अ पैरामीटर बेस्ड मेथड, पैरामेट्रिक रेलू यानी f of x मैक्सिमम अल्फा विच अल्फा कैन बी लर्न फ्रॉम बैक प्रोपगेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये अल्फा है ये बेसिकली इंक्रीज कर रहा होता है। अल्फा मींस योर लर्निंग रेट, तो ये रेलू खुद ब खुद चेक कर रहा होता है और उसको अपडेट कर रहा होता है। ठीक है, it has not been fully proved that leaky ReLU is always better than ReLU। तो इस तरह की कोई प्रूफ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो, which basically has ELU यानी एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट फंक्शन। ELU is very similar to ReLU except negative input. There are both in identity function from the non-negative inputs. On the other hand, ELU becomes smooth slowly until its output equal to minus alpha, whereas ReLU simply smooths। ठीक है, थोड़ा सा इसके प्रोज एंड कौन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ELU क्या काम करता है। ELU becomes smooth slowly until its output equals to negative value। ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव आती है तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है और स्लोली आउटपुट दे रहा होता है। ELU is a stronger alternative of ReLU. Unlike the ReLU, ELU can produce negative outputs. ReLU negative outputs प्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट ELU कैन प्रोड्यूस नेगेटिव आउटपुट। अगर आपको लगता है आपका आउटपुट नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है तो यू शुड यूज ELU एज कंपेयर टू ReLU। ठीक है, अगर आप लीकी भी लोगे तो वो क्या करेगा, एक 0.0 यानी 1% ऑफ नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको बंद कर देता है। फॉर x is greater than 0, it can blow up the activation with the output range of 0 to infinity. Another thing, and this is the most you can say usable function, ये भी हम काफी यूज करते हैं, which is basically softmax function. Softmax function is basically used for multi classification models। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर फंक्शन कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इवेंट ओवर number of different events। In general way of saying, this function will calculate the probability of each target class over all possible target classes। बेसिकली यहाँ पर क्या देखा जाता है, जब आपके पास आउटपुट रेंजेस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव मल्टीपल क्लासेस, यू हैव 3 क्लासेस, यू हैव 4 क्लासेस हियर। आपने क्या किया, आपने बेसिकली यहाँ पर इसको ट्रेन करने की कोशिश किया। द टाइम ऑफ ट्रेनिंग इट विल बेसिकली सर्च किस मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास किस क्लास की आ रही है।
तो ये उसी प्रोबेबिलिटी को बेसिकली एज अ आउटपुट रिटर्न कर देगा, यानी उसी क्लास को एज अ आउटपुट रिटर्न करेगा कि भाई यहाँ पर इस सिनेरियो के लिए हमारे पास ये पॉसिबल आउटपुट आ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज के ऊपर काम करता है। इट मिमिक्स द वन हॉट इनकोडिंग लेबल बेटर देन द एब्सोल्यूट वैल्यू। आई हैव, मेरे ख्याल से मैंने आपको वन हॉट इनकोडिंग पढ़ाया था। वन हॉट इनकोडिंग, लेबल इनकोडिंग पढ़ाया, वन हॉट इनकोडिंग नहीं पढ़ाई, कोई मसला नहीं, वो हम आगे देखेंगे कि वन हॉट इनकोडिंग किस तरीके से काम होती है। वन हॉट इनकोडिंग यहाँ पर यूज की जाती है अगर आप सॉफ्टमैक्स के ऊपर काम कर रहे हो तो यू नीड टू यूज वन हॉट इनकोडिंग हियर। इट मिमिक्स द वन हॉट इनकोडेड लेबल्स बेटर देन द एब्सोल्यूट वैल्यूज। रिमेंबर, अब यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन हॉट इनकोडिंग, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए कि वन हॉट इनकोडिंग किसको कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल we have different classes here। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सिंपल लेबल इनकोडिंग की बात करूँ, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर y वैल्यू है, ठीक है, दिस इज योर y। लेबल इनकोडिंग की बात कर रहा हूँ, आपके पास ये 0 भी है, you have 1 भी, you have 2 भी, you have 3 and you have 4। how many classes are there? 5 classes are there। ऐसे ही है ना, there are 5 classes। लेकिन what is one hot encoding? वन हॉट इनकोडिंग किस तरीके से काम आता है? वन हॉट इनकोडिंग बेसिकली ऐसे काम आता है कि आपने क्या कहा, फॉर एग्जांपल दिस इज द इनकोडिंग हियर, तो हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू वन हॉट। थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, बाकी इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे किस तरीके से वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म की जाती है। वन हॉट इनकोडिंग बेसिकली किसको कहते हैं कि हमने क्या करना है, यहाँ पे कितनी क्लासेस हैं आपके पास? 5 क्लासेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 डिफरेंट कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, 5 डिफरेंट कॉलम्स हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर हमने कोई, ये कॉलम्स अवेलेबल नहीं थे पर हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक के पास आपके पास डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्लास का नाम क्या होगा, 0, दूसरे का नाम क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। दीज आर बेसिकली द कॉलम्स हियर। ठीक है, ये क्या है आपके पास, कॉलम्स है, और ये हैं आपके कॉलम के नेम्स। दैट्स इट। नाउ व्हाट इज वन हॉट इनकोडिंग एंड हाउ इट वर्क्स? फर्स्ट इनपुट, यानी दिस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्स। इसमें कौन सा कैटेगरी, कौन सी है यहाँ पे, 0। वेरी गुड, तो ये हो गया आपका 1, बाकी सब ये मैंने करवाया है, मुझे याद आ रहा है, चलो कोई बात। दूसरे में क्या है आपके पास, 1, तो ये इसमें क्या है, और ये बाइनरी कहते हो आप इसको, लेकिन इसको हम वन हॉट इनकोडिंग के नाम से जानते हैं एज अ डेटा साइंस। बाइनरी की तरह ही काम करता है कि जो आपके पास रिस्पॉन्स है उसको आप ऑन कर दो, बाकी सबको ऑफ कर दो। अब आप फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको निकाल देता हूं, अगर आप कहो तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको निकाल देता हूं, ठीक है, ये मैंने गायब कर दिया ना। अगर मैं ये गायब भी करता भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे के सारे 0 होंगे तो इसका मतलब हमारे पास जो 5th आपके पास कैटेगरी है वो ऑन। ऐसे ही है, क्योंकि इन सब में से कोई एक तो कैटेगरी होगी ना, तो अगर सारे ऑफ है तो उसके बाद दिस इज नॉन एज वन हॉट इनकोडिंग। You can do this, and this is basically, you can say, used as working with artificial neural network। जब आप artificial neural network का practical implementation जब हम perform करेंगे, at that time you will see I need to convert this into one hot encoding, and that one hot encoding will be provided as the output to the neural network। If you are working on one hot encoding, at that time you can use softmax for multi-class प्रेडिक्शन यानी क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई होप समझ आ गया कि सॉफ्टमैक्स कब यूज करना है। वन हॉट इनकोडिंग, ये आउटपुट है ना, वाई लिखा है ना ऊपर, लेबल इनकोडिंग, वो लेबल इनकोडिंग है ना ये।
दिस इज लेबल इनकोडिंग। इसको हम क्या कहेंगे? फर्क नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, लेबल इनकोडिंग किसको कहा जाता है? लेबल इनकोडिंग होता है कि अगर कोई टेक्स्ट डेटा है उसको आपने इनकोड करना है इनटू इंडेक्सेस, यानी नंबर्स के अंदर आप इनकोड कर रहे हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। ए को आपने 0 असाइन किया, बी को आपने 1 असाइन किया, सी को आपने 2 असाइन किया, डी को आपने 3 असाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल। ये हो गया लेबल इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग में होता है कि कौन सा लेबल ऑन है और कौन सा लेबल ऑफ है। अब जैसे कि आपके पास ए बी सी डी थे ना, तो आपके पास ए बी सी डी है, तो ये समझ लो आप ए बी सी डी हो गया आपके पास। अब इसमें से अगर फॉर एग्जांपल उसमें ए होगा तो वो ऑन होगा, बाकी सारे ऑफ। अगर फॉर एग्जांपल बी है तो बी ऑन होगा, बाकी सारे ऑफ होंगे। दिस इज नॉन एज वन हॉट इनकोडिंग एंड दिस इज more useful when working with artificial neural network, not only for ANN but for deep learning। क्योंकि आप जब इसमें RNN पे काम करो तब भी वन हॉट इनकोडिंग आएगा, आप LSTMs पे काम करोगे तब भी आप वन हॉट इनकोडिंग के ऊपर काम कर रहे होगे, आप CNN यानी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम करो तब भी आपको वन हॉट इनकोडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे काम कर रहे हो तो वहां पर भी आपको वन हॉट इनकोडिंग पे काम करना पड़ेगा। अगर आप वन हॉट इनकोडिंग नहीं प्रोवाइड करते तो बेहतर है कि आप रेलू यूज करें फॉर डिफरेंट classifications। If you have one hot encoding, use softmax because softmax was better as compared to others। softmax बेहतर काम करता है जब आप वन हॉट encoding के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। If we use the absolute modulus values, we would lose information while the exponential instrumental takes care of this। अब इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंट्रिंसिकल, ठीक है। कौन सा द मोस्ट फंक्शन शुड नॉट बी यूज फॉर मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या कह रहा है, एक चीज याद रखें, अगर आपके पास मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन है तो उसमें सॉफ्टमैक्स ना यूज करो, लेकिन आप सॉफ्टमैक्स यूज कर सकते हो फॉर मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन तब जब आपने उसको वन हॉट इनकोडिंग में क्रिएट किया हुआ है। अब वन हॉट इनकोडिंग में आपके पास कितने भी लेबल्स हों, दैट डजंट मैटर, because it is converted into one hot encoding, so you need to provide the complete one hot encoding here as output, ठीक है। The sigmoid function discussed later is preferred for multiple label classification। The software function should not be used for a regression task as well, because as we already know softmax basically वन हॉट encoding के ऊपर काम कर रहा होता है और आप regression को वन हॉट encoding में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि regression में आपके पास एक कंटिन्यूस वैल्यू है। अब आपके पास वैल्यू आ रही है 136.2, तो उसको अलग दोगे 136.3, उसको अलग दोगे 136.33, उसको अलग बनाओगे, तो बेसिकली फिर यहाँ पर आपके पास रिग्रेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि आप उसको वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो स्टिल पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि आपके पास है स्विच फंक्शन। Swiss design was inspired by the use of sigmoid function for getting in LSTMs and highway network. We use the same value for getting and simplify the gating mechanism, which is called self-gating. Ab, how does this switch work? For example, here you can see the ReLU here. ReLU आपको नजर आ रहा है? रेलू जो आपको यहाँ पे पर्पल में नजर आ रहा होगा, बेसिकली दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेट। यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे ये जीरो से नीचे नहीं जाएगा, ये जीरो पे ही रहेगा और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो ये इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड। हाउ स्विच वर्क्स? स्विच बेसिकली थोड़ा सा स्मूथ काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास जो उसकी ग्राफ है दैट शोज exactly how smoothly is basically getting downwards, यानी नेगेटिव वैल्यू की तरफ भी जा रहा है,
ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा भी रहा है तो दैट डजंट मैटर्स एनीवेज, क्योंकि ये वापस उसको जीरो पर ही लेकर आएगा। तो जिस तरह रेलू काम कर रहा है ये भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको LSTMs के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। LSTM क्या है वो जब आप लोग आगे पढ़ोगे। नो डाइंग रेलू, बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा था तो इसका मतलब आपका रेलू डाई यहाँ पर नहीं होता। इंक्रीज इन एक्यूरेसी ओवर रेलू, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर स्मूथनेस आ रही है तो आपके पास एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है। आउट परफॉर्म्स रेलू इन एवरी बैच साइज, यानी आपके हर बैच साइज के हिसाब से ये उसको बेहतर रिस्पॉन्स देता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप रेलू अप्लाई करते हो ओवरऑल ही तो रेलू बेहतर परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर आप पर बैच, अब बैच क्या होता है जब आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हमारे पास बैचेस भी होती हैं, हमारे पास इपॉक्स भी होते हैं। तो ये दो डिफरेंट पैरामीटर्स से जो हमने समझने हैं कि बैचेस कैसे काम करती हैं और इपॉक्स कैसे काम करते हैं, because as we are going to work on artificial neural network. These are not deep learning models. हम कराची पहुंच गए, तुम अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हो। एक्टिवेशन फंक्शन है ना ये सारे के सारे, डीप लर्निंग के अंदर काम होंगे। डीप लर्निंग के तो मॉडल्स बहुत सारे अलग अलग हमारे पास हैं। अगर आप प्री ट्रेन मॉडल्स की बात करोगे वो भी हैं, लेकिन वो तो अलग चीजें हैं, ये नहीं है। वो प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं, मतलब पहले ही ट्रेन हुए हैं अलग अलग टाइप। वो जब आप CNN पे आओगे तब मैं दिखाऊंगा आपको, जिसमें आपके पास रेस्टनेट है, इंसेप्शन नेट है, उसके अलावा VG16 है। ये सब हमारे पास डीप लर्निंग CNN के मॉडल्स हैं जो आप LSTMs पे आओगे, मैं आपको LSTMs के प्री ट्रेन मॉडल्स दिखा दूंगा। अच्छा, कोई मसला नहीं। पर ये फंक्शन लिखा हुआ है तो फंक्शन का मतलब तो फंक्शन बोलो ना, मॉडल कहाँ से आ गया? मॉडल लिखा होता वरना। मैक्स आउट मॉडल किस तरीके से काम करता है? मैक्स आउट एक्टिवेशन फंक्शन इज डिफाइंड एज, फॉर एग्जांपल, द मोस्ट मैक्स आउट फंक्शन activation function is a generalization of ReLU and the leaky ReLU function. It is learnable activation function which basically learns itself. It is a learnable activation function. What it does, it doubles the total number of parameters for each neuron, and hence a higher total number of parameters need to be trained. So now remember one thing, why should we not use max out? जब आप मैक्स आउट की बात करते हो, मैक्स आउट इज अ लर्नेबल एक्टिवेशन फंक्शन जो लर्न करता है फॉर एवरी सिंगल बैच बाय इटसेल्फ, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि यहां पर ये हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू क्रिएट अ हिडन लेयर विद 250 यू कैन से न्यूरॉन्स, आपने 256 न्यूरॉन्स बना लिए। अब 256 न्यूरॉन्स यानी वेट्स कितने हुए? इनपुट फॉर एग्जांपल आपके पास 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 256 कितने बने? अराउंड 700 से ऊपर आपके पास पैरामीटर्स हो गए। फिर एवरी सिंगल न्यूरॉन हैड इट्स ओन बायस वैल्यू। फिर ये तो हो गया एक न्यूरल नेट लेयर, हिडन लेयर। आपने एक और लेयर बना ली। हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर? दीस पैरामीटर्स विल बी डबल्ड आउट, बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग विद मैक्स आउट, ये क्या करेगा? मैक्सिमम आउटपुट निकाल के आपको देगा। मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है उसको निकाल के आपको दे रहा होगा, एंड दैट बेसिकली स्लोज डाउन द मैक्स आउट फंक्शन, क्योंकि उसे हाई पैरामीटर वैल्यूज चाहिए होती है। तो ये हमें यूज नहीं करना। एक सवाल आ सकता है, सर आप हमें क्यों इतने सारे एक्टिवेशन फंक्शंस दिखा रहे हो? देखिए मैंने क्या कहा था, आप जब भी कोई न्यूरल नेटवर्क बनाते हो यू नीड टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स बाय योरसेल्फ। कौन से पैरामीटर्स क्या बनाने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया देयर इज नो एग्जैक्ट पैरामीटर दैट आई कुड टेल यू कि आप ये यूज करो और आपके सारे मॉडल सही परफॉर्म करेंगे। ऐसे कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन डिपेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, यू विल से दैट सर सिग्मॉइड इज इनफ फॉर मी, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, आप यूज करो। अगर आप वन हॉट एन्कोडिंग के साथ यूज करना चाहते हो तो आप सॉफ्टमैक्स यूज कर सकते हो। इफ यू आर नॉट यूजिंग सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स, यू कैन यूज रेलू फॉर मल्टी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स है जो आप यूज कर सकते हो। अब एक और सवाल है कि सर ये तो सारे एक्टिवेशन फंक्शंस आप बता रहे हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास एक और सेट यू कैन से एक्टिवेशन फंक्शन, इसको हम कह रहे हैं सॉफ्ट प्लस एक्टिवेशन फंक्शन। इसके अलावा हमारे पास
ये सारे एक्टिवेशन फंक्शंस जो आप यूज कर सकते हो और यूज करने भी चाहिए while working as a artificial neural network or you are going to create any artificial neural network. अब it depend करता है आपका प्रॉब्लम कैसा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल योर प्रॉब्लम इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इमेजेस, तो कौन सा यूज होगा? योर प्रॉब्लम इज टू जनरेट लीनियर यानी रिग्रेशन आउटपुट, यानी आपके पास कंटिन्यूस वैल्यूज आपने बनानी है, तो उस वक्त कौन सा यूज होगा? इफ योर प्रॉब्लम इज क्लासिफिकेशन, तो कौन सा यूज करना है? इफ योर प्रॉब्लम इज मल्टी क्लासिफिकेशन, तो कौन सा यूज करना है? वन हॉट इनकोडिंग से बेटर रिजल्ट्स आएंगे या फिर विदाउट वन हॉट इनकोडिंग से बेटर रिजल्ट्स आएंगे? तो यू नीड टू अप्लाई एंड चेक, ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड विद द आउटपुट यू कैन easily find which parameters are working great. You can do hyperparameter tunings too, लेकिन again artificial neural network के ऊपर हम hyperparameter tuning नहीं करते because it takes a lot of time to be trained, क्योंकि आपके पास डेटा इतना ज़्यादा होता है कि वो बहुत टाइम ले रहा होता है for just training purpose. So first of all, today we are going to start. We are going to create a simple single layered neural network जो मैं अभी यहाँ बनाऊंगा, और आपको भी कहूँगा कि आप लोग भी जो है मेरे साथ बनाते रहें, और मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो टास्क आपने मुझे अभी करके दिखाना है। क्यों? भले कोई मसला नहीं। ओके, नाउ थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें। वी आर गोइंग टू जी we are going to basically start our first neural network, and here I am going to create a single neural network या single layer neural network here. एक चीज हमेशा याद रखें, while working on a neural network you need to create your own network, यानी आपको अपना खुद से बनाना पड़ता था पहले। अगर आपको न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना है, आप डीप लर्निंग के ऊपर काम करना चाहते हो, यू नीड टू क्रिएट इट बाय योरसेल्फ बाय अप्लाइंग डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट, आप देख सकते हो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो अभी हमने देखा, कितना ज्यादा चीजें उसमें अवेलेबल थी, कितना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट था। थैंक्स टू गूगल एंड मेटा यानी फेसबुक एंड ओपन एआई, गूगल हैज प्रोवाइडेड अस a module या फिर आप कह सकते हो फ्रेमवर्क दैट इज कंप्लीटली यूज फॉर द डीप लर्निंग पर्पस, जिसको हम कहते हैं टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो इज बेसिकली अ मॉड्यूल और यू कैन से दैट फ्रेमवर्क यूज फॉर द डीप लर्निंग पर्पस प्रोवाइडेड फ्रॉम द गूगल, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहां पर सर्च कर सकते हो। टेंसर नाम आपने गूगल में ही सुना होगा। दिस इज कंप्लीटली फॉर ओपन एंड मैं आपको दिखाता हूँ, easy to create ML models that can run on in any environment, learn how to use the initiative APIs. These are some different ways, or you can say that this is a complete TensorFlow module created by the Google, which is provided to us to create different applications on deep learning, machine learning applications. जिस तरह आपके पास scikit-learn एक मॉड्यूल था where we were using different machine learning मॉड्यूल्स, यहाँ पर जब आप काम करोगे एज अ डीप लर्निंग, आपके पास एक नया मॉड्यूल है जिसको हम कहते हैं टेंसर फ्लो। अब एक चीज आप याद रखिएगा, टेंसर फ्लो इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा इफ यू आर वर्किंग ऑन योर ओन सिस्टम। अगर आपको अपने सिस्टम पे काम करना है तो आपको टेंसर फ्लो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और टेंसर फ्लो इंस्टॉल करने के लिए आपको बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका पाइथन का वर्जन 13 या 13 से नीचे होना चाहिए, 13 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेटेस्ट 14 चल रहा है, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक टेंसर फ्लो पाइथन 14 के ऊपर चेक नहीं किया गया है, तो इसलिए हमारे पास उसकी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 12.5, 12.8, 12.9 तक सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है सिस्टम के ऊपर तो आप ऐसे यूज कर रहे हैं, लेकिन आई विल कंसिडर कि आप लोग ट्राई करो कोलैब के ऊपर काम करना, ठीक है, क्योंकि कोलैब पे आपको जीपीयू सपोर्ट मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोलैब पे अगर आप काम करते हो तो वो उसमें ज्यादा फायदा रहेगा आपके लिए,
ठीक है, तो हम भी कोलैब के ऊपर चले जाते हैं और कोलैब की तरफ काम करने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज टू ओपन कोलैब हियर, और मैं यहाँ पर ये मेरे पास ऑलरेडी कोलैब खुला हुआ है, मैं जरा न्यू बना लेता हूँ। मेरे पास कोलैब की सब्सक्रिप्शन है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस नजर नहीं आएंगे, बट लेट्स क्रिएट, और मैं जरा आपको ये समझा दूंगा कौन से ऑप्शंस आपको नजर आएंगे और कौन से नहीं। डिपेंड करता है आपकी सब्सक्रिप्शन कौन सी है, मैं बताता हूँ। रुक जाए, इसका जरा नाम हम चेंज कर दें, ANN क्लास 1, ठीक है। तो आपको आपके गिटहब के ऊपर ये ANN क्लास 1 के नाम से मिल जाएगा। दिस इज अ कोलैब इंटरफेस हियर। इन कोलैब फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कोलैब को समझने की कोशिश करो कि अब आपको सारा काम कोलैब पे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें, अपने लैपटॉप छोड़ दो, थोड़ा सा इधर फोकस करो। कोलैब क्यों जरूरी है? बिकॉज वी नीड जीपीयू सपोर्ट, और आपके पास जीपीयू सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और जीपीयू सपोर्ट के लिए आपको लैब की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पर जब आप आओगे तो हेयर यू कैन सी दिस इज द एनवायरनमेंट, तकरीबन सेम एनवायरनमेंट है जिस तरीके से आप जुपिटर पे काम करते, तकरीबन वैसा एनवायरनमेंट है ये। और इवन आपको यहाँ पर सजेशंस भी मिल जाती हैं, इफ यू आर वर्किंग ऑन इट, तो अगर कोई भी फंक्शन आप नाम लिखते हो उसकी सजेशन आ जाएगी, यू कैन चूज इट फ्रॉम देयर। जिस तरह आप जुपिटर पे सजेशंस नहीं आती, वहां पर आप कंट्रोल सॉरी शिफ्ट टैब से थ्रू या फिर टैब्स के थ्रू करते हो, यहाँ पे टैब लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि वी नीड टू बेसिकली कनेक्ट आवर कोलैब नोटबुक टू आवर रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब आपके पाइथन एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब रन टाइम एनवायरनमेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आपने सिंपली कहाँ जाना है? रन टाइम में जाना है, और रन टाइम में आप नीचे देखो कि चेंज रन टाइम टाइप पे चले जाओ, और हियर यू कैन सी यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, यू कैन सी इन योर कोलैब आल्सो। बट आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो मेरे ख्याल से एक्टिव हो गए, सीपीयू तीन एक्टिव हुए होंगे, एक सीपीयू एक्टिव होगा, T4 जीपीयू एक्टिव होगा, और V5E टीपीयू ओपन होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए? आप लोग यूज कर सकते हो टीपीयू और T4 जीपीयू, इट इज इनफ फॉर नाउ। मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इसके लिए इनफ है, CNN और ANN के लिए और LSTMs के लिए, RNN के लिए इनफ है। पर जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स पर आएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको और ज्यादा बेहतर जीपीयू की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपके पास L4 जीपीयू है, यू हैव A100 जीपीयू। इफ यू वांट टू यूज टीपीयू तो उसमें आपके पास यहाँ पर वर्जन 6 का टीपीयू भी है। तो टीपीयू भी मैं आपको समझा दूंगा। बेसिकली ये भी हमारे पास एक तरीके का प्रोसेसिंग यूनिट ही होता है। इसी तरीके से आपके पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट जीपीयूज हैं, आप भले T4 ही सिलेक्ट कर लो, तो मैं भी यहाँ पर आपके साथ T4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब आप T4 सिलेक्ट करोगे, हेयर यू विल सी द ऑप्शन हेयर टू कनेक्ट, तो कनेक्ट द T4 हेयर, ठीक है। मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन है, तो इस वजह से मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं आएंगे। इन TPU you will see here हमें कोलैब क्या प्रोवाइड कर रहा है? अबाउट 12.7 GB ऑफ रैम प्रोवाइड कर रहा है, और अबाउट 15 GB ऑफ GPU में रैम प्रोवाइड कर रहा है, यानी GPU मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ होगा, कनेक्ट के बाद ये आ जाएगा आपके पास रैम एंड डिस्क, तो यहाँ से आपकी कंप्लीट बताएगा। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते भी हो तो आपके पास, जैसे कि मेरे पास कंप्यूट यूनिट्स पड़े हैं 90, तो मैं 90 यूनिट्स तक अप्लाई कर सकता हूँ। पर आवर मेरी रेट जाता है 0.19 यूनिट, तो मेरा ये माइनस होता रहता है, तो मैं इसको बार बार बंद कर देता हूँ। आप भी चाहो तो इसमें से बाय कर सकते हो। कोलैब प्रो बाय करोगे तो आपको 100 कंप्यूट यूनिट्स मिलेंगे। कोलैब प्रो प्लस बाय करोगे आपको 200 अराउंड कोई मिलते हैं, और कंप्यूट यूनिट्स प्राइसेस अलग अलग हैं। कोलैब प्रो की प्राइस आपको पड़ेगी $10 विच इज मंथली, विच इज इक्वल्स टू अराउंड 2800 रुपीज, ठीक है। और प्लस अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें 200-300 रुपये मिल जाते हैं। फर्स्ट टाइम पे, उसके बाद नहीं जाएंगे। और अगर आप
कोलैब प्रो प्लस बाय करते हो तो अराउंड $19 की है, विच इज अगेन इक्वल्स टू कोई 5 to 6,000 रुपीज, 5 से लेकर 6,000 के दरमियान की रेंज में होता है $19 प्रो प्लस। पूरे नहीं किए तो आप जब दूसरा लोगे वो उसके साथ ऐड हो जाएंगे, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। हाँ ये है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि 100 आपने 50 यूनिट सप्लाई किए, 50 ज़ाया हो गए, नहीं, वो 50 फिर नेक्स्ट में ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर रहे होते हो तो ईयरली आपके पास इंक्रीज होते रहते हैं। मेरे पास पूरा पूरा दिन चल रही होती है स्क्रिप्ट, तो इसलिए मेरे पास नहीं बचे हुए। अभी तो यही चलाओ फ्री वाला, T4 GPU इज इनफ, इनफ है, अगले 2 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने, 1 महीने तक। फ्री वाला तो फ्री है, फिलहाल तो चलाओ भले, फ्री वाला फ्री है, ठीक है। बट इसमें लंबी स्क्रिप्ट्स नहीं चलती, यानी 90 मेरे ख्याल से अराउंड नहीं नहीं 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगा। 1.5 घंटे में अगर आपने इनएक्टिविटी दिखाई ना, ये बंद कर देगा सेशन खुद ब खुद, ठीक है। बाकी वैसे आप उसको लंबी स्क्रिप्ट नहीं चला सकते, और मैक्सिमम रेट जो है इसका 5 आवर्स तक चलती है स्क्रिप्ट, उससे ऊपर नहीं जा सकती, तो ये प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। फिर डिपेंड करता है आपका रन टाइम यूनिट कौन सा है, इट डिपेंड्स ऑन द रन टाइम यूनिट। तो अगर फॉर एग्जांपल L4 है तो उसमें तो अराउंड 22 GB रैम और सॉरी 53 GB रैम और 22 GB GPU रैम, बहुत ज़्यादा नहीं, 8 है ना, चलाते रहोगे 5 घंटे बाद बंद कर देगा, ये है। चलाओ वापस कोई मसला नहीं, रीस्टार्ट हो जाएगा सेशन, मतलब रीस्टार्ट हो जाता है सेशन, आप वापस आ जाते हैं आप। किसका? कोलैब का? नहीं जरूरी नहीं है, अभी करवाता हूँ। दिस इज दैट इज नॉट डिसएडवांटेज, अगर वो डिसएडवांटेज होता तो मैं बोल चुका होता, वो डिसएडवांटेज नहीं है। तुमने उसका सोल्यूशन ढूंढा ही नहीं, तो सोल्यूशन ने ड्राइव के साथ कनेक्ट करो, तो है ना सोल्यूशन, तो सोल्यूशन नहीं होता तो फिर भी दूसरी बात। कमिंग बैक टू हेयर, अच्छा वापस से थोड़ा सा अब यहाँ पे फोकस करें। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका टेंसरफ्लो, तो टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने के लिए आपने अगेन वही सेम चीज यूज करनी है। अच्छा पहले तो इसमें ऑलरेडी होगा, अगर फिर भी अगर नहीं है तो आप एक दफा इंस्टॉल करके देख लें एक दफा। इसमें टेंसरफ्लो इंस्टॉल करने के लिए आपने यूज करना है एक्सक्लेमेशन साइन। अब एक्सक्लेमेशन साइन क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कोलैब अगर आप डायरेक्ट पिप लोगे तो ये पिप को एज अ कमांड चेक कर रहा होगा, एज अ पिप कमांड यूज नहीं करेगा, बैश कमांड यूज नहीं करता, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगानी पड़ेगी। पिप टेंसरफ्लो जीपीयू, हाँ इंस्टॉल्ड होता है नॉर्मली, आप फिर भी इसको एक दफा यूज करके देखें। टेंसरफ्लो, व्हाट हैपेंड, स्पेलिंग गलत है, TA आएगा ना, नहीं अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इंस्टॉल नहीं लगाया, कहाँ पिप इंस्टॉल, ऑलरेडी आपके पास टेंसरफ्लो अवेलेबल है, तो अभी फिलहाल हम इसको खत्म कर देते हैं। और इट सेज एरर क्या आ रहा है, मेरे पास जो आया कोई मसला नहीं, इंस्टॉल्ड है ना आपके पास, लिखा हुआ आ रहा है पिप। सिंपली आप एक काम करो, इसको पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो लिख दो बस, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो माइनस माइनस जीपी था, क्या था, पिप इंस्टॉल, जीपीयू क्यों नहीं आ रहा है, इसको जीपीयू उठा क्यों मेरा, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ।
अच्छा, मैं यही कहूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्पेस इधर स्पेस लगा दिया ना मैंने। ओके, इफ यू नीड टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम और आपके सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल जीपीयू अवेलेबल हो तो आप इसको बेसिकली यूज कर सकते हो। व्हाट इट सेज, डाउनलोडिंग जीपीयू सब प्रोसेस एक्सेसिबल विद द एरर सी अबव फॉर आउटपुट दिस एरर इज पाइथन setup.py नॉट सक्सेसफुली। दोबारा चलाते हैं इसको, लेट्स सी व्हाट हैपेंड, व्हाई इट इज डूइंग दिस। दिस इज एन इशू विद द पैकेज मेंशन्ड अबव। तो बेसिकली टेंसरफ्लो का जो जीपीयू मॉडल है वो अभी फिलहाल सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये कोई मसला नहीं, सिंपल हम टेंसरफ्लो इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें तो लेटेस्ट ही है, कोलैब पे तो लेटेस्ट ही होगा, उसमें जीपीयू वाला नहीं। जीपीयू मॉड्यूल इन्होंने अब इंटीग्रेट कर दिया इनटू टेंसरफ्लो, तो अब आपको जरूरत नहीं पड़ती जीपीयू को अलग से करने की। पहले हमारे पास जीपीयू अलग से करते थे हम और टेंसरफ्लो सीपीयू अलग होता था। अभी क्या है कि इन्होंने एक साथ कर दिया है, तो आप डायरेक्टली भी टेंसरफ्लो करोगे और आपके पास जीपीयू अगर ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो ये जीपीयू को यूटिलाइज कर रहा होगा, नहीं होगा तो जीपीयू को यूटिलाइज नहीं करेगा। डैश जीपीयू, ठीक है। अब इंस्टॉल मेरे पास ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है, आप सबके पास भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाना चाहिए क्योंकि कोलैब के ऊपर ऑलरेडी सेटिस्फाइड होता है। नाउ वी आर गोइंग टू इंपोर्ट सम डिफरेंट मॉड्यूल्स हियर। नंबर वन थिंग, जब आप काम करें यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल लेयर बना सिंगल लेयर और न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना चाहता हूँ, तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, you need to import all these different modules. Number one thing, I am going to import TensorFlow as TF, ठीक है। फिर हमें टेंसर फ्लो में से इंपोर्ट निकालना है केरास। दिस केरास मॉड्यूल, पहले क्या होता था कि जब आप बेसिकली अराउंड जब नया नया टेंसर फ्लो यानी गूगल उन्होंने न्यू टेंसर फ्लो मॉड्यूल लॉन्च किया था, उस वक्त केरास एक अलग मॉड्यूल था और टेंसर फ्लो एक अलग मॉड्यूल था। फिर हम क्या करते थे, इन दोनों मॉड्यूल्स को आपस में मर्ज करके कंबाइनली यूज कर रहे होते थे, ठीक है। क्योंकि केरास से आपको डिफरेंट लेयर्स मिल जाएंगी, डिफरेंट यू कैन से दैट जो भी आप न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स आप लोग बनाते हो, हिडन लेयर्स इसकी हमने बात की थी, इनपुट लेयर की हमने बात की, आउटपुट लेयर की हमने बात की, ये सारी लेयर्स आपको वहां से मिल जाएंगी। टेंसर फ्लो उसको सपोर्ट करता है टू एग्जीक्यूट द मॉडल, यानी टू एग्जीक्यूट द टेंसर फ्लो यानी डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो एग्जीक्यूशन के लिए टेंसर फ्लो होता था, क्रिएशन के लिए केरास होता था। अब इन्होंने क्या किया, टेंसर फ्लो ने केरास को भी एक साथ इंटीग्रेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ टेंसर फ्लो। सो यू नीड टू इंस्टॉल टेंसर फ्लो, केरास ऑटोमेटिकली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। Here you have created in this from TensorFlow import keras, TensorFlow.keras में से हम लोग इंपोर्ट करने जा रहे हैं लेयर्स। अगर ये नहीं भी करोगे कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट keras.layers करोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पर sklearn में से एक मॉड्यूल है डेटा सेट का जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, मैक ब्लॉब्स। यू नो वेरी वेल ब्लॉब्स किस तरीके से काम करता था, जिसमें हम डिफरेंट अलग अलग ब्लॉक्स बना रहे थे, यानी आपके डिफरेंट क्लस्टर्स बना रहे थे जो हमने बाद में विजुलाइज भी किए थे, ठीक है। क्योंकि हम अभी फिलहाल एक यू कैन से दैट डमी डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। कल मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली किसी एक डेटा सेट के ऊपर काम करके दिखाऊंगा। Then we are going to basically select model selection और इसमें से हमने लेना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हमें क्योंकि ट्रेन और टेस्ट दोनों को स्प्लिट करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको अगर मुझे इवेल्युएट करना हो तो मैं कैसे इवेल्युएट करूँ। From sklearn pre-processing, remember one thing, standard स्केलर बहुत जरूरी होता है ताकि आप लोग डिफरेंट फीचर्स को एक सिंगल यूनिट के ऊपर लेकर आ सको। एवरी सिंगल फीचर कंटेन्स डिफरेंट यूनिट्स, जैसे कि कोई किलोग्राम पे काम कर रहा है, कोई ग्राम पे काम करता है, तो उन सबको एक यूनिट पे लेकर आने के लिए आपको स्टैंडर्ड स्केलर यूज करना पड़ता है। यू कैन यूज मिन मैक्स स्केलर ऑल्सो, एवरेज स्केलर भी आपके पास, जो भी आपको यूज करना है। And in the end we are going to plot it, तो इसलिए मैं यहाँ पे matplotlib भी यूज कर रहा हूँ। For this I just need to import this and I have imported my TensorFlow modules which are being imported। तो हमारे पास TensorFlow के मॉड्यूल्स इंपोर्ट हो चुके हैं।
फ्रॉम केरास वी कैन गेट द मॉड्यूल। तो उससे पहले हम बेसिकली यहाँ पर हमारे लिए एक डिफरेंट ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जरा यहाँ पर ब्लॉक्स बना लेता हूँ। ये हमारे पास ब्लॉक्स आ गए और जरा इन ब्लॉक्स को मैंने यहाँ पर प्लॉट भी कर दिया है दैट यू कैन इजीली सी इन इट। कोलैब में आपको एक और सपोर्ट मिल जाती है जिसको आप AI सपोर्ट भी कहते हो। तो अगर आपको यूज करना हो तो AI सपोर्ट यहाँ पर डायरेक्टली आपकी नोटबुक के साथ अटैच होगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप उससे पूछ सकते हो, आप कर सकते हो। Why it is taking so much time? I don't know why. We have number of samples of 2, centers of 2, number of features of 2 and the number of samples of 500। इसका मतलब हमारे पास 500 samples ने create करने with 2 features। where the centers are 2, centers का मतलब हमारे पास 2 clusters में अवेलेबल है, यानी एक होगा 0 और दूसरा होगा आपका 1। यहाँ पर हमने x और y के अंदर इसको ले लिया है एंड here you can see that हमने इसको x0 एंड x1 को यहाँ पे प्लॉट करवाया और कलर रेंज के अंदर हमने y प्रोवाइड कर दिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर रेंज यानी डिफरेंट हमारे पास 2 कलर्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 कलर्स आपने बना दिए। तो this is basically your data set। what you need to do is to create स्केलिंग पर्पस, या फिर आप एक सब या तो पहले स्केल कर लो फिर आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो, या तो पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो उसके बाद आप इसके ऊपर स्केलिंग पर्पस अप्लाई करो। इट्स अप टू यू। नोबडी इज लिसनिंग हियर। लैपटॉप्स में क्यों लगे हुए हो पीछे? हाउ टू क्रिएट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे सीखोगे जब आप लोग यहां नहीं देखोगे? सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड स्केलर आपने अप्लाई करना है। आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप पहले इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हो फिर स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करते हो, या पहले स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करो फिर स्टैंडर्ड स्प्लिट करो। इट्स अप टू यू। ठीक है, तो हमारी मर्जी है। तो हम एक काम करते हैं बेसिकली कि यहाँ पर पहले ही परफॉर्म कर लेते हैं। तो अगर मैं पहले परफॉर्म करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि आपके पास x था तो x स्केल में यहाँ पे बना रहा हूँ एंड x स्केल इज बेसिकली इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर डॉट फिट। अच्छा, दूसरी चीज पहले तो स्केलर तो बनाओ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्केलर इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड स्केलर, और यहाँ पर हमें क्या कर लेना है स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और वो हमने डाल दिया है। दैट्स इट। ठीक है, y को करने की जरूरत नहीं, x के लिए। here you can see that। now what we need to do is to split these x values and y's into print test split। तो उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, हमारा x train comma x test comma y train y test, and here we are going to provide x scale y test size of 0.2 random state of 40। we have created our x train, x test, y train and y test into splits, जहां पर हमारे पास 80% डेटा हमारा ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है और 20% डेटा फॉर इज बेसिकली यूज फॉर till now। what we need to do is basically अब हमें हमारा मॉडल क्रिएट करना है, मॉडल फॉर दी artificial neural network। for artificial neural network you need to import a model from keras। ठीक है, केरास से कैसे इंपोर्ट, हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सीक्वेंशियल मॉडल। सीक्वेंशियल मॉडल क्या होता है, मैंने आपको जो डिजाइन करके दिखाया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक कंप्लीट डायग्राम, आपने उसमें एक सीक्वेंस देखा था, पहले इनपुट फिर हिडन फिर आउटपुट। अब हिडन के अंदर फर्स्ट हिडन लेयर, सेकंड हिडन लेयर, थर्ड हिडन लेयर, जितनी भी हिडन लेयर्स आपने लगानी है इट्स अप टू यू। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा था। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सीक्वेंशियल मॉडल हियर। फॉर दैट फॉर एग्जांपल दिस इज आवर ANN मॉडल। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ ANN मॉडल।
which is again equals to, अब हमें चाहिए मॉडल, तो वो आपको कहां से मिलेगा, फ्रॉम Keras, Keras डॉट सीक्वेंशियल। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप डायरेक्टली इसके अंदर से ऐड कर दो लेयर्स या फिर आप बाद में करो, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पर आपको बाद में करके दिखाता हूँ तो उसमें ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगी। योर मॉडल इज क्रिएटेड हियर, नाउ यू नीड टू ऐड सम लेयर्स। तो फर्स्ट लेयर आपकी क्या होनी चाहिए, इनपुट लेयर। अब इनपुट लेयर में हमारे पास इनपुट्स कितने चाहिए, दो। डेटा यहां पर अपने पास कितने हैं, दो हैं, तो हमने यहाँ पे दो ही यूज करना है। तो फॉर दैट यू नीड टू ऐड अ इनपुट लेयर, और उसके लिए आपको यूज करना है फॉर एग्जांपल व्हिच इज योर ANN मॉडल डॉट लेयर्स। अच्छा पे यार ये डायरेक्टली नहीं करें ना, हम अपनी तरफ से करें ना, वो सही है। डॉट ऐड के अंदर आप ऐड करोगे अपने लेयर्स, चाहे नहीं कि ऐड के अंदर आप ऐड करोगे बेसिकली अपनी लेयर्स है। अब फर्स्ट लेयर हमारे लिए इनपुट लेयर है, तो अब इनपुट लेयर हो या फिर आपकी हिडन लेयर हो, इट डिपेंड्स आप किस टाइप की लेयर अप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि मैं न्यूरल नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, सो आई एम गोइंग टू चूज अ डेंस लेयर हियर, ठीक है। और डेंस लेयर यूज करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, फ्रॉम लेयर्स डॉट डेंस। In dense layer we have basically different parameters, ठीक है। मैं आपको पैरामीटर्स दिखा देता हूं। जूम आउट क्यों, here you can see the different parameters here, ये आपको पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। the first parameter that is unit, now this unit is basically the neurons that you need to add। इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन चाहिए आपको, 1। Why? Because every single neuron contains 2 dimensions। First up to you कि आप कितने न्यूरॉन्स इसके अंदर ऐड कर रहे हो। अब अगर आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 न्यूरॉन ऐड करना चाहते हो, तो फिर एक एक्स के लिए एक न्यूरॉन, दूसरे एक्स पे दूसरा न्यूरॉन। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो राइट नाउ आप चाहो तो 1 सिंगल न्यूरॉन ऐड कर दो, कोई मसला नहीं है, हमें उसी के ऊपर से आउटपुट निकालने की कोशिश करनी है फॉर एग्जांपल। तो दैट वुड बी योर सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, जिसके अंदर आप एक ही लेयर ऐड करोगे। देखो प्रिफर्ड वे इस तरीके से होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इनपुट लेयर में कितना रखना है। आप यहाँ पे इनपुट शेप चेंज करते हो, तो वो हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको चेंज कर सकते हैं। In this you have units, and after units you will see the activation function। Again I already told you every layer needs an activation function। तो अब आपने बताना है हर न्यूरॉन के साथ एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर कैटेगोरिकल प्रॉब्लम यूज कर रहे हो ना, बाइनरी कैटेगोरिकल है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में आपके पास कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना चाहिए, बाइनरी के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, आवाज नहीं आ रही, sigmoid is enough। So you can use sigmoid function as the activation function, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर देखो कह रहा है use bias value which is equals to by default। अगर आप चाहते हो बायस निकाल दें, हम चाह रहे बायस ऐड ही ना हो। देखो यहाँ पर बायस और वेट की वैल्यू हम खुद से प्रोवाइड नहीं करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था रैंडमली इनिशियलाइज होता है, कहीं पर भी इनिशियलाइज हो जाएगा, बाद में वो रिड्यूस और इंक्रीज होता है, और इन दी एंड वो ऑप्टिमल पोजीशन पर आ जाएगा खुद ब खुद। और वो डिपेंड करता है आपके ऑप्टिमाइजर पे, क्या आप ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करते हो, वो अभी आगे देखेंगे। फिलहाल आपने यहाँ बताना कि बायस वैल्यू ऐड करनी कि नहीं करनी। तो आप कह रहे हो बायस वैल्यू ऐड करें, क्यों, क्योंकि अगर एक्टिवेट नहीं हो पाता किसी वजह से, तो वो थोड़ा सा तो हो एक्टिवेट हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे बायस इनिशियलाइजर, इनिशियल बायस वैल्यू क्या होगी इसकी, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी 0। आउटपुट सही नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, बैक प्रोपोगेशन में अब ये बायस इंक्रीज होगा 0.001, 0.002,
0.003 वॉट एवर द पॉइंट इज, ये इंक्रीज होता जाएगा। जहां पर आकर आपके पास बेस्ट आउटपुट आएगा वहां पे जाके ये बायस की वैल्यू स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कर्नल रेगुलराइजेशन नन है, बायस रेगुलराइजेशन नन। हम अभी फिलहाल कोई भी बायस वैल्यूज को रेगुलराइज नहीं करना चाहते हैं। कर्नल इनिशियलाइजेशन में आपको यहां पर नजर आएगा ग्लो रूट यूनिफॉर्म। तो बेसिकली यूनिफॉर्म कर्नल इज यूज, तो इसको अभी फिलहाल आप छोड़ दें क्योंकि कर्नल पे हम तब आएंगे जब हम लोग बेसिकली सीनन की तरफ जाएंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इसको आप बाय डिफॉल्ट ही रहने दें। बायस कांस्टेंट यू हैव, rank you have, lower alpha you have, different values are there, you can differently use this, और आप अलग अलग पैरामीटर्स को हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अभी जो हम पैरामीटर यूज करेंगे दैट इज सबसे पहला चीज यूनिट। इन यूनिट यू नीड टू प्रोवाइड, सबसे पहली चीज भाई कितने यूनिट चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल आई नीड 2 यूनिट, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ भाई मेरे पास होने चाहिए 64 यूनिट्स, मतलब 64 न्यूरॉन्स इन माय फर्स्ट लेयर। देखो अगर आप सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क बनाना चाहते हो तो एक बहुत है, ठीक है, पर यहां पर मुझे एक नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूं यहां पर मेरे पास मल्टीपल हो, तो ये दो दो सबके पास बार बार जाता जाए, इन दी एंड मेरे पास रिजल्ट और बेहतर आता है, क्योंकि मैं इसके अंदर मल्टी लेयर एक और लेयर ऐड करूंगा। इनपुट एक नहीं, रिस्पॉन्स एक ही है ना, 64 न्यूरॉन्स, एक ही इनपुट आया, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, विद डिफरेंट वेट्स एंड डिफरेंट बायस। वेट वो भी मैंने कहा था आपको ऑलरेडी, वो भी रैंडमली इनिशियलाइज होता है। वेट्स तो डालने ही डालने ना हमें, बायस वैल्यू डिपेंड करती है। अगर आप बायस नहीं ऐड करोगे, अगर किसी वजह से एक्टिवेट नहीं होता है न्यूरॉन, तो बायस काम आता है, वरना तो बायस की कोई काम ही नहीं है। तो इसीलिए बायस का ऑप्शन, वेट्स के बगैर तो आपका न्यूरल नेटवर्क तैयार ही नहीं होगा, तो वो तो रैंडमली इनिशियलाइज होंगे। ठीक है, इसमें कोई सवाल है? अभी इसके अंदर ऐड कर 64 यूनिट आ गए। उसके अलावा मुझे इसके अंदर ऐड करना है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। एंड एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं अपना, साथ में हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं इनपुट शेप। अब इनपुट शेप की क्या जरूरत है? देखो अभी तो आपको इनपुट शेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अभी आपको इनपुट शेप की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल मैं यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। इनपुट शेप में आपने देखा यहां पर मैंने दिया ओनली 2, ठीक है, 2 मतलब कि आपके पास हर इनपुट पे 2 फीचर्स आ गए, x1 x2, ऐसा ही है, हर फीचर में आपका 2x। लेकिन इनपुट शेप अगर आप नहीं भी प्रोवाइड करोगे तो दैट डजंट चेंज एनीथिंग यहां पर अभी। लेकिन जब आप इमेजेस पे काम करते हो एट दैट टाइम इनपुट शेप मैटर्स, क्योंकि जिस शेप में आप उसको इमेज दोगे आपको वो शेप इसको बताना पड़ता है। यहां पर आपके पास इमेज नहीं है, आप इसको विदाउट इनपुट शेप भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट अगर आप प्रोवाइड नहीं करते इन CNN यानी इमेजेस के टाइम पे, तो उस वक्त प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपकी फिर इमेज का शेप चेंज हो जाएगा, और शेप चेंज हो जाएगा तो आउटपुट आप आखिर में आपके पास एक अलग शेप के साथ आएगा जो फिर आपके काम करनी है। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं राइट नाउ। इनपुट शेप में आप 2 चीजें एक्स और वाई देखते हो ना, एक्स तो मैंने दे दिया इसको कि 2 है, वाई तो है ही नहीं ना, क्योंकि ये तो मेरे पास इमेज थोड़ी है, मेरे पास तो खाली प्रेडिक्शन नहीं है। इमेजेस में जब आप इमेजेस प्रोवाइड करते हो तो हर इमेज के अंदर हम बेसिकली एक कंप्लीट मैट्रिक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और मैट्रिक्स में आपके पास 2 ओरिएंटेशंस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, रोज एंड कॉलम्स। तो वहां बताना, अब यहां पर तो सिर्फ रोज ही रोज है, कॉलम्स का तो सॉरी कॉलम्स ही कॉलम्स है, रोज का जिक्र ही नहीं। ठीक है, तो एक इनपुट में एक ही तो आएगा ना, 2 कॉलम। ठीक है, आई होप समझ आ गया, इसमें कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। अब ये हो गया आपके पास एक लेयर। अब इसी तरीके से मुझे एक और लेयर ऐड करनी है इसके अंदर, तो मैं एक और ऐड कर देता हूं। लेकिन आप एक और
यहाँ पर हम बेसिकली एक काम करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं 32 लेयर्स, ठीक है, और इनपुट शेप में नहीं दे रहा, ठीक है, दोबारा से इसके अंदर चला देता हूँ और अब मैं ऐड कर रहा हूँ। अब 2 लेयर्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। एक के अंदर हमारे पास कितने न्यूरॉन्स है? 64 न्यूरॉन्स। दूसरे में कितने हैं? 32 न्यूरॉन्स। आप चाहो थर्ड लेयर ऐड कर सकते हो, फोर्थ लेयर ऐड कर सकते हो, फिफ्थ लेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी लेयर, बट मैं अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स ही ऐड कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एक और लेयर ऐड करनी है व्हिच इज नॉन एज आउटपुट लेयर। अब आउटपुट में आपको आउटपुट कितने चाहिए? एक चाहिए, ऐसा ही है ना। तो अगर एक आउटपुट चाहिए आपको तो फिर आपको यहाँ पर जो लेयर ऐड करोगे उसके अंदर यूनिट्स भी आप एक ही रखो, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 लेयर्स हो गई। एक आपके पास जो इनपुट के लिए काम आ रही है, दूसरी आपके पास प्रोसेसिंग के लिए काम आ रही है और तीसरी आपके पास आउटपुट लेयर बन गई। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्या कह रहे हो? वो तो हो गया। I have created my model and the model is created well, but अभी तक ये you can say that इसको ट्रेन नहीं किया अभी तक हमने, ठीक है। आई नीड टू सी कि मेरा मॉडल किस तरीके से क्रिएट हुआ है, तो चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हो मॉडल डॉट समरी। इन मॉडल समरी यू विल सी ऑल द मॉडल्स हियर। हियर यू कैन सी दैट आपने जब इसको इनपुट प्रोवाइड किया तो इसने देखो क्या कहा कि भाई फर्स्ट लेयर में जो आउटपुट शेप आएगा वो कितनी वैल्यूज आएंगी? 64, और जिसके पैरामीटर्स होंगे अराउंड 192। उसके बाद ये आउटपुट शेप चला जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास इसका आउटपुट शेप बन जाएगा 32, यानी 32 आउटपुट्स आएंगे क्योंकि 32 न्यूरॉन्स से सबने आउटपुट देना है। 32 आउटपुट आपके पास आ गए और आपके पास मैक्सिमम पैरामीटर्स कहां तक जा रहे हैं? अराउंड 2000 पैरामीटर्स विल बी क्रिएटेड हियर। पैरामीटर्स भले देखो पैरामीटर्स इंक्रीज होते हुए आ रहे हैं, हाँ ना, वहां से इंक्रीज हो रहे हैं ना पैरामीटर्स आपके, वही वेट्स एंड बायस पैरामीटर्स की बात हो रही, ठीक है। डिफरेंट पैरामीटर्स इंक्रीज होंगे ना भाई, यूनिट्स कम होते जाएंगे क्योंकि हमने कम किया। इन दी एंड दिस इज योर आउटपुट एंड हियर यू कैन सी आपके पास एक आउटपुट आएगा क्योंकि ये हमारे लिए आउटपुट लेयर है और यू कैन सी दिस द पैरामीटर्स आर अगेन रिड्यूस्ड अबाउट 33, ठीक है, क्योंकि हमने एक पे कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ योर मॉडल। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? इन नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू कंपाइल योर मॉड्यूल। अब अपने मॉडल यानी आपके मॉडल को आपने कंपाइल करना है और कंपाइल करने के लिए आप यूज करते हो मॉडल डॉट कंपाइल। इन कंपाइल you have different parameters, इसमें आपके पास ऑप्टिमाइजर है, इसमें आपके पास लॉस है, इसके अंदर आपके पास लॉस वेट्स है, you have मैट्रिक्स, you have weighted matrix, you have run eagerly, you have steps per execution, you have did compile, you have auto scale loss, ठीक है। हमने इसमें से कुछ पैरामीटर्स यूज करने में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी पैरामीटर्स हम फर्दर कंटिन्यूअसली चेक करते जाएंगे कि अब इस पैरामीटर से क्या होगा, इस पैरामीटर से क्या होगा, वो सब चीजें हमने देखनी है। बट एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन यू जस्ट नीड टू यूज नंबर 1 थिंग ऑप्टिमाइजर। अब ऑप्टिमाइजर में हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स हैं। आपको मैंने आप बताया था ग्रेडियंट डिसेंट, तो उसके लिए आपके पास स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर है, यानी आपका SGD। अगर आपको मोमेंटम एस्टिमेटर यानी आपका क्या कहते हैं एडाप्टिव मोमेंटम एस्टिमेटर अपना ऑप्टिमाइजर यूज करना है तो उसके लिए आपके पास है एडम ऑप्टिमाइजर। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्टिमाइजर इज एडम, बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है और बहुत बेहतर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। वी हैव डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स, जैसे आपके पास ग्रे वुल्फ ऑप्टिमाइजर है, जिससे आपके पास PSO है, जिससे आपके पास जेनेटिक एल्गोरिथम है, डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स आपके पास है, ठीक है। लेकिन अभी हम यूज करने जा रहे हैं SGD, यानी आपका सिंपल स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जो आपका क्या कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट की तरह काम करता है।
ठीक है, तो हम इसको प्रोवाइड करेंगे हमारा ऑप्टिमाइजर वर्सेस एसजीडी। लॉस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास डिफरेंट लॉसेस आप क्रिएट करते हो। अगर आपके पास रिग्रेशन मॉड्यूल से तो आप एमएसई यानी आपका मीन स्क्वायर एरर यूज कर सकते हो। अगर आपके पास रिग्रेशन में ही आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर भी है तो लॉस फंक्शंस आपने यूज करने। यहाँ पर आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है और बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए क्या यूज करना था, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो लॉस फंक्शन हमारा आ जाएगा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। Matrix is basically you can say you can say evaluation matrix, ठीक है। evaluation matrix में आप इसको बेसिकली यूज कर रहे हो। एक्यूरेसी तो हमने ये देखना है कि evaluation matrix में हम सिर्फ एक्यूरेसी चेक करना चाहते हैं, कुछ और चेक नहीं करना, ठीक है। इसमें कोई सवाल तो नहीं है अभी तक, सिंपल है, कंपाइल करना है। कंपाइलिंग में क्या ट्रेन हो गया? नहीं हुआ। फॉर ट्रेनिंग यू जस्ट नीड टू यूज ANN मॉडल डॉट फिट। फिट के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हमने यूज करना। सबसे पहली चीज तो आपने इसको प्रोवाइड करना है आपका एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है, यानी आपका एक्स और वाई प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आपने बताना है इसको वी हैव वन मोर थिंग व्हिच इज बेसिकली बैच साइज, तो मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। क्या हुआ? सही तो था। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। एक और चीज इसके अंदर ऐड करनी है व्हिच इज वर्बस, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ। इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि नजर तो आए, समझ तो आए क्या है। अब सही है, समझ आ रहा है? और यहाँ पर आ जाता है इसे क्यों जाता है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन सम पैरामीटर्स हियर। थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करो क्योंकि ये पैरामीटर्स थोड़े से आपको समझ तब आएंगे जब आप सुनोगे। Here you can see you have different parameters here. Number one thing you see x parameter, you know very well x का मतलब हम यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग वाला x प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। y का मतलब आप यहाँ पर अपना ट्रेनिंग वाला y प्रोवाइड करोगे, बहुत सिंपल सी कहानी। Then we have batch size and epochs. What are epochs and what are batch sizes? थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। One epoch is basically one repetition of training, ठीक है, ऑफ 100% डेटा, यानी मतलब जितने भी आपने इसको ट्रेनिंग डेटा दिया है। वन epoch मींस वन रेपिटेशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा, मतलब ट्रेनिंग डेटा को ट्रेन करने का एक रेपिटेशन को हम एक epoch कहते हैं। कंप्लीट cycle of 100% डेटा, और यू कैन से द ट्रेनिंग डेटा जो आपने उसको प्रोवाइड किया वो जितना भी डेटा है उसके ऊपर। व्हाट इज बैच? इन एवरी epoch if the batch size is 10 that means 100% डेटा जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 डेटा है, that would be divided into 10, ठीक है। 10 बैचेस में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। अब हर बैच वन बाय वन एक ट्रेनिंग जाएगी, फिर दूसरा बैच जाएगा, फिर तीसरा बैच जाएगा, जब तक सारे बैच नहीं चले जाते तब तक एक epoch कंप्लीट नहीं होगा। रैंडम फॉरेस्ट में नहीं होता है सर, नहीं, रैंडम फॉरेस्ट में डिवाइड नहीं होता सर। रिपीटेशन तो किसी में भी नहीं होती। देखिए वो तो ठीक है, इक्वली डिवाइड तो कर रहा था वो,
पर वो डिपेंड कर रहा था ना कि आपके आउटपुट कितने थे, 2 थे तो 2 में कर रहा था, 3 थे तो आउटपुट था ना, वो तो आउटपुट की कहानी नहीं है, यहाँ ट्रेनिंग प्रोसेस की बात की जा रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वेट्स को अपडेट करते हैं ना। वेट्स को अपडेट कैसे होगा, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, ऐसा ही है ना। एक बार चला, रिजल्ट मजा नहीं किया, वापस जाओ, दोबारा ट्रेन करो विथ न्यू वेट्स। तो ये जो वापस जाना है इसको हम कहते हैं वन रिपीटिशन, वन इपॉक। एक इपॉक गया मतलब एक बार एक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हुई, उसके बाद बैकवर्ड प्रोपोगेशन हो गई, दोबारा फॉरवर्ड हो गई, ये हो गया एक इपॉक पूरा। ठीक है, मतलब एक दफा वेट्स अपडेट हो गए। अब मैंने 100 रखा है, मतलब 100 टाइम्स वेट्स अपडेट होंगे। मैं रखूं 1000, इसका मतलब 1000 टाइम्स वेट्स अपडेट होंगे और 1000 रिपीटेशन होती रहेंगी। रिजल्ट आया, डिपेंड, वही तो कह रहा हूँ ना कि सबर तो करो, हर चीज का इलाज है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल है। जितने ज्यादा एपॉक्स होंगे और जितना बड़ा डेटा होगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एट दैट टाइम वी प्रोवाइड बैचेस। अब बैच क्या करेगा, अगर आपने बैचेस लिया तो अब इसमें क्या होगा, एक इपॉक के अंदर फिर हम मल्टीपल बैचेस चलाते हैं। 10 के साथ बैच दिया, जो भी रिजल्ट आया, लास्ट कैलकुलेट हुआ, वापस भेजा, दूसरी 10 के साथ रिजल्ट चलाया, फिर उसने ट्रेन हुआ, फिर वापस भेजा। अब ये बैचेस में ट्रेन हो रहा है। एक इपॉक तब कंप्लीट होगा जब सारी बैचेस पूरी हो जाएंगी। ठीक है, 10 की बैच के हिसाब से चलाया तो सारी की सारी आपके पास जितनी भी बैचेस बनती हैं वो सारी चलती रहेंगी। इट डिपेंड्स ऑन डेटा। आई होप समझ आ गया। तो बैचेस क्या होगा, इंटरनल रिपीटेशन ऑफ इपॉक, और वन इपॉक क्या है कि जब आपका 100% डेटा पूरा का पूरा ट्रेन हो जाए। अब वो कैसे होगा, आप आगे देखोगे। उसके अलावा हमने यहाँ पर एक और चीज यूज की है, उसको हम कह रहे हैं वर्बस। Verbose is basically the information that an artificial neural network model will show you at the time of training. अब इंफॉर्मेशन क्या है, जब ये ट्रेन स्टार्ट करेगा आपको वो नजर आएगी। अगर मैं वर्बस 0 रखूंगा, नो इंफॉर्मेशन विल बी शोन। वर्बस 1, इंफॉर्मेशन विल बी शोन। ठीक है, ऑटो पे वो फिर अपनी मर्जी से चलाएगा। ऑटो नहीं रखना, या तो 0 दोगे या तो 1 दोगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कॉल बैक्स। ठीक है, ये हम आगे कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम बेसिकली अगर आप कोई फर्दर इंफॉर्मेशन भी लेना चाहते हो इससे, तो वो आप कॉल बैक्स के अंदर प्रोवाइड करते हो। ठीक है, या फिर आप इसको किस तरीके से यूज करोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं यूज करवाऊंगा, जिसमें हम अर्ली स्टॉपिंग भी देखेंगे, और वो क्या है वो अभी थोड़ा सा बताता हूँ। वैलिडेशन स्प्लिट आपके पास है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैलिडेशन सेट अवेलेबल नहीं है, तो आप यहीं से दे दो। आपने कहा भाई 0.2, तो जितना भी डेटा आपने इसको प्रोवाइड किया उसको 2 में करेगा, और जो बाकी का जो 20% होगा उसको ये वैलिडेट कर रहा होगा, और वहां से एक्यूरेसी फाइंड खुद करेगा और आपको दिखाता रहेगा कि हर एपॉक के साथ एक्यूरेसी कैसे बेहतर हो रही है। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अगर आपके पास वैलिडेशन डेटा अवेलेबल है तो डायरेक्टली वैलिडेशन डेटा ही प्रोवाइड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। शफल बाय डिफॉल्ट ट्रू है, अगर आपको बंद करना है आपके ऊपर है, पर शफल होना चाहिए ताकि रैंडमली ऐसा ना हो कि बायस रिजल्ट्स आए। शफलनेस होगी तो रैंडम आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे। क्लास वेट्स नन है, सैंपल वेट्स नन है। अगर आप चाहते हो अपनी तरफ से वेट्स प्रोवाइड करना तो यू कैन आल्सो प्रोवाइड इट, बट दोस विल अगेन बी अपडेटेड ऑन। इससे बेहतर ये कि इसको आप उसी पे रहने दो, उस पे चलाते रहो। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास इनिशियल इपॉक ऑलरेडी 0 है, तो पहला 0 से स्टार्ट होगा, फिर आपके पास ये 1 2 3 जितने भी इपॉक्स होंगे आपने दिए हैं तुम चलाता रहेगा। स्टेप पर इपॉक्स ये नन देना सही है, क्योंकि आपने ऊपर बैच साइज दिया हुआ है तो वो उस हिसाब से ले लेगा। अगर नहीं तो आप यहाँ पे स्टेप दे दोगे भाई इतने स्टेप्स चलाने हैं, तो फिर वो उसको खुद ब खुद उन्हीं बेसिस में रिमूव कर देगा। ठीक है, वैलिडेशन स्टेप्स अगर आप चाहते हो वैलिडेशन स्टेप्स कितने होने चाहिए वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। वैलिडेशन बैच साइज अगर आपको देना है तो वैलिडेशन बैच साइज भी प्रोवाइड किया जा सकता है, पर मैं वैलिडेशन में कोई बैच साइज नहीं दे रहा हूँ। डेटा ही मेरे पास 500 है, 20% में कितना डेटा आएगा, 100। ऐसे ही है ना, 100 पे मैं क्या बैचेस चलाऊं, तो मैं बैचेस नहीं चलाऊंगा, तुम उस बात छोड़ देते। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड सी। नाउ ऑब्जर्व दिस व्हाट हैपेंस, थोड़ा सा इसको देखो। The first epoch has been increased, started, and here you can see first epoch में accuracy कितनी आई, 0.4
फर्स्ट इपॉक्स में कितनी आई 0.55, सेकेंड इपॉक्स में, अच्छा ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी है और ये वैलिडेशन एक्यूरेसी है, ठीक है, दोनों को आप कंसीडर करो, और लॉस भी आप देख सकते हो, ठीक है, लॉस आपके पास 0.67, इसका मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, परसेंटेज नहीं दे सकते हम इसको क्योंकि 0.67 का मतलब है 1 में से माइनस करो आउटपुट, तो फिर जो आउटपुट आएगा, क्योंकि आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना, तो इसमें परसेंटेज नहीं आती, तो लॉस आपके पास अच्छा खासा आ रहा है यार, इधर ऑब्जर्व इट, आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज हैपनिंग हियर, कैसे चल रहा है ये आउटपुट, कैसे अपडेट हो रहा है, डोंट यू सी कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इतनी देर से जो आप लोगों ने इंतजार किया कि भाई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट हो, मैंने आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स दिखाई, वो इम्प्लीमेंट करी, क्या आउटपुट रिजल्ट अच्छा है, मैंने आपका वेट्स अपडेट होंगे, आउटपुट बेहतर आएगा, एक्यूरेसी बेहतर होती जाएगी, हियर यू कैन ऑब्जर्व द इट, सबसे पहले आप देख सकते हो फर्स्ट इपॉक्स में कितनी आपके पास आई, उसके बाद बढ़ती जा रही है 0.65, 0.78, 0.90, फिर आ गया 1, वेरी गुड, लेकिन इसमें वैलिडेशन एक्यूरेसी भी 1 और लॉस भी बहुत कम है, हाँ ना, इंक्रीज हो रही है ना, ये देखो, और आगे चलते हैं, here you can see आपके पास यहाँ पर 0.9 अब वापस से कम होने लगी, फिर वापस इंक्रीज हो गई, फिर कम हो गई, अब एक इसमें अच्छा देखो लॉस और भी रिड्यूस हो रहा है, 1 आने का मकसद ये नहीं है, कभी कभार क्या होता है कि जब आपने इसमें लॉस का मतलब होता है टाइम ऑफ ट्रेनिंग आपके पास ये 100% तो दे रहा है, अब फॉर एग्जांपल ये सबको नेगेटिव ले रहा है, तो उस वक्त प्रॉब्लम आती है, या सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो बाकी जीरो आ रहा है, जीरो लगा हुआ ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, इसीलिए लॉस पे प्रॉब्लम। अब देखो लॉस फिर भी रिड्यूस हो रहा है, जब तक लॉस आपका सबसे कम आपको नजर आएगा, बिल्कुल एंड में जब हमने इसको आखिरी कितने इपॉक्स चलाए थे हमने 100 इपॉक्स, नाउ हियर यू कैन सी दैट यहां पर आपके पास ट्रेनिंग लॉस कितना आ रहा है 0.02, दैट इज मिनिमल, इतना हम एक्सेप्ट कर सकते थे, ठीक है, ट्रेनिंग सॉरी ट्रेनिंग लॉस है ये 0 पर, अपना वैलिडेशन लॉस भी देखो बहुत कम है, ठीक है, और आपके पास जो एक्यूरेसी आ रही है वो कितनी आ रही है 100%, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी आ रही है 100%, दैट मीन्स नाउ योर मॉडल इज परफॉर्मिंग ग्रेट, बट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार क्या होता है, यहाँ तो ठीक है सबसे अच्छा आसान आंसर आ रहा है और बहुत अच्छा हो, कभी कभार क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर फॉर एग्जांपल आपके पास लॉस भी कम है और यहाँ पर आपके पास एक्यूरेसी भी सबसे अच्छी आ रही है, बट फिर भी क्योंकि आपने इपॉक्स दिए हुए 100, 200, 300 इपॉक्स वो चल रहा है, पर हमें वहां स्टॉप हो जाना चाहिए क्योंकि वहां से लॉस रिड्यूस होना बंद हो जाता है और लॉस फिर दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहां पर बहुत ज्यादा इपॉक्स देते हो, ठीक है, जहां पर जाके उसने बेस्ट बेस्ट रिजल्ट देने वहां तक चलेगा, उसके बाद क्या हमें वहां रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, हमें वहां रुक जाना चाहिए और हम वहां नहीं रुक सकते। अब एक सवाल, सर हमें कितना देना चाहिए इपॉक्स, 100 देते हैं, 50 देते हैं, 10 देते हैं, कितने रखें, 50, वेरी गुड, सपोर्ट तो करो, बोलने तो बिल्कुल यही होगा। प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर आप उसे 10 से इपॉक्स बहुत है, नहीं, वी कैन नॉट से कि आपके पास कितने इपॉक्स किस डेटा के ऊपर बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि अगेन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेट्स आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं, डेटा के हिसाब से वो रिड्यूस हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहा है, व्हाटएवर इट इज चेंजिंग, तो फिर हम क्या करते हैं, वी विल डिसाइड कि भाई मैक्सिमम इपॉक्स आपने कहा 200 इपॉक्स हो, वी विल ऐड अर्ली स्टॉपिंग कॉलबैक। अर्ली स्टॉपिंग क्या होता है, early stopping basically works to stop your model where the validation loss stops to be reducing, जहां पर आपके पास वैलिडेशन लॉस रिड्यूस होना बंद हो जाए वहां इसको स्टॉप कर दो, नहीं, उसको हम कहते हैं अर्ली स्टॉपिंग।
अर्ली स्टॉपिंग इज अ पैरामीटर दैट यू कैन यूज फ्रॉम टेंसरफ्लो। आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है ये नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में हमने ये भी यूज करना है, साथ में हम रियल डेटा के ऊपर काम करेंगे। आई होप इसके अंदर कोई भी सवाल होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अर्ली स्टॉपिंग देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लॉस रिड्यूस होना बंद हो गया। जब लॉस रिड्यूस होना बंद हो गया इसका मतलब अब लॉस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इनकी तो एक्यूरेसी खराब होगी, मुझे तो लॉस के साथ से चला, कंडीशन तो लॉस पे ही लगेगी ना। तो अर्ली स्टॉपिंग में आपको बताना पड़ता है कि आपको कौन सा लॉस देखना है, आपको वैलिडेशन लॉस देखना है या फिर आपको ट्रेनिंग लॉस देखना है। हमें देखना है वैलिडेशन, क्योंकि हमारा एक्चुअल फोकस होता है वैलिडेशन पे। ट्रेनिंग तो उसको जानता है, वो वैलिडेशन वाले सेट को वो नहीं जानता, तो उसके ऊपर जो लॉस है उसको रिड्यूस करना होता है। नहीं देखो ऐसे नहीं होता ना, हम क्या करते हैं, हम एक यू कैन से थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं कि भाई 10 पेशेंस बताते हैं, भाई 10 इपॉक्स तक पेशेंस रखो और चेक करो। कभी कभार ऐसा होता है एक इपॉक में बढ़ गया दूसरे में बिल्कुल कम है, तो वो पेशेंस रखता है। अगर 10 तक कोई फर्क नहीं आता तब बंद करेगा। ड्रॉप आउट बेसिकली यूज करते हैं जिस तरह आपके पास क्रॉस वैलिडेशन होती है। क्रॉस वैलिडेशन में क्या होता था हमारे पास कि भाई एक कंप्लीट 100% डेटा है, उसको आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूं क्योंकि मैं कल वाली में बताऊंगा।